मिनट बचे हैं, मैं 40 मिनट में 20 मिनट तो आपको आउटलाइन बताऊंगा कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, मैं वैसे ही तुम्हारा कर दूंगा टाइम। अब मेरे को बताओ, हाँ मैम आप बताओ मेरे को एंडो के बारे में क्या होता है क्या नहीं, बताओ जल्दी से, जोर से बोलना पड़ेगा भैया। एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड्स होती है, तो एक्सोक्राइन में ग्लैंड्स नहीं होती। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है इसके अंदर जो ग्लैंड होती है वो अपना सीक्रेशन डक्ट के थ्रू नहीं छोड़ती है, डक्ट लेस ग्लैंड होती है, और इसमें जो सीक्रेशन होते हैं उसको हार्मोन बोलते हैं। एक्सोक्राइन में हार्मोन नहीं बोलते, उसको एंजाइम बोल सकते हैं और कुछ बोल सकते हैं। इसमें और कुछ खास बात, अच्छा हमारी बॉडी में कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, कौन कौन सी? पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस। अच्छा ब्रेन में कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है? ब्रेन में कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है? 3, पीनियल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस। और बताओ यहां पर होती है कोई एंडोक्राइन? थायराइड। यहां पर होती है कोई एंडोक्राइन? थाइमस, स्टर्नम के पीछे थाइमस। और कोई यहां पर कोई होती है एंडोक्राइन? कौन सी? पेनक्रियाज। और यहां पर होती है कोई एंडोक्राइन ग्लैंड? कौन सी? एड्रिनल। यहां पर और कोई पेल्विक ऑर्गन में? ओवरी। और मेल में टेस्टिस। ये सारी क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड। इतना समझ आ गया? एंडोक्राइन ग्लैंड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पर एक बात सुन लो आराम से। एक होती है परमानेंट एंडोक्राइन, एक होती है टेम्परेरी एंडोक्राइन, एक होती है रिकरेंट एंडोक्राइन। टेम्परेरी का मतलब ये है कि हमारी बॉडी परमानेंट रहेगी, जब हम दुनिया में आए जाएंगे तब तक बॉडी तो रहेगी, हम तो रहेंगे, लेकिन ग्लैंड परमानेंट नहीं रहेगी, टेम्परेरी। जैसे कि थाइमस, जैसे कि थाइमस इज टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। क्यों? जब तक हम प्यूबर्टी से कम एज में रहते हैं ये एक्टिव रहती है, जो ही हम एडोलेसेंट एज में आते हैं ये इनएक्टिव हो जाती है थाइमस। पीलियन के बारे में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थाइमस मोस्ट इंपॉर्टेंटली। एक होती है रिकरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड। रिकरेंट का मतलब क्या होता है? कभी है कभी नहीं है। जैसे कोई भी पर्सन, ऐसे मेल है उसमें तो होने का सवाल ही नहीं। रिकरेंट फीमेल की बात करूं, अगर फीमेल नॉन प्रेग्नेंट है तो उसमें प्लेसेंटा नहीं है, कॉर्पस लूटियम नहीं है, और अगर फीमेल प्रेग्नेंट है उसमें प्लेसेंटा है। और जो ये फीमेल पोस्टमार्टम पीरियड में आएगी प्लेसेंटा नहीं है, तो प्लेसेंटा क्या हो गई? रिकरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड हो गई। जब तक प्लेसेंटा नहीं बनता तब तक कॉर्पस लूटियम है, तो कॉर्पस लूटियम और प्लेसेंटा क्या हो गई? रिकरेंट एंडोक्राइन। कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसी कोई भी ग्लैंड जो कभी रहती है कभी नहीं रहती है उसको हम बोलते हैं रिकरेंट एंडोक्राइन। ये बात ठीक है? अब एंडोक्राइन ग्लैंड अपने अपने हार्मोन छोड़ती है। हार्मोन 3 तरीके से काम करेंगे, पहले आप बेसिक समझना है, मैं 5 बार समझाऊंगा। पहले जितना हार्मोन रेगुलेशन समझ में आ जाएगा मैं सब चार्ट बना के बताऊंगा, तो आपको बाकी सारी चीजें इजी हो जाएगी। हार्मोन 3 तरीके से काम करते हैं। एक आता है पॉजिटिव फीडबैक, एक आता है नेगेटिव फीडबैक, एक आता है रिलीजिंग और इनहिबिटरी इफेक्ट। पॉजिटिव फीडबैक का तो सीधा फॉर्मूला है कि मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मेरे को ज्यादा लालच दोगे मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा, दैट इज पॉजिटिव फीडबैक। मतलब कोई पर्सन अच्छा पढ़ाए तो उसको आप इनाम दे दो और ज्यादा अच्छा पढ़ेगा, कोई ज्यादा पढ़ा है उसको और ज्यादा कुछ इंसेंटिव दे दो और ज्यादा अच्छा पढ़ेगा। ये एग्जांपल है ऑक्सीटोसिन का। ये एग्जांपल किसका है? एकमात्र बॉडी में ऑक्सीटोसिन ऐसा है जो पॉजिटिव फीडबैक के ऊपर काम करता है। ऑक्सीटोसिन की वजह से ही ब्रेस्ट फीडिंग हो पाती है। अगर ऑक्सीटोसिन नेगेटिव फीडबैक पे काम करता तो ब्रेस्ट में से ब्रेस्ट मिल्क बाहर निकलता ही नहीं। अगर ये नेगेटिव फीडबैक पे काम करता तो ये पॉजिटिव फीडबैक पे काम करता है। इसकी वजह से जितना ज्यादा न्यूबॉर्न बेबी या इन्फेंट ब्रेस्ट फीड करेगा उतना ही ऑक्सीटोसिन ज्यादा आएगा और ज्यादा ब्रेस्ट में कंट्रैक्शन आएगा और ज्यादा इंजेक्शन होगा। अगर ऑक्सीटोसिन नहीं होता तो लेबर होता ही नहीं, क्योंकि एक बार लेबर पेन स्टार्ट होता है ब्रेन को मैसेज जाता है कि लेबर पेन स्टार्ट हो गया और ऑक्सीटोसिन भेजो। अगर नेगेटिव फीडबैक पे काम करता तो जो ही लेबर पेन स्टार्ट होता ब्रेन को मैसेज जाता प्लीज ऑक्सीटोसिन बढ़ गया कम करो, तो लेबर होता ही नहीं। तो पॉजिटिव फीडबैक का मतलब बढ़ने पे पीछे से मैसेज आता है और बढ़ाओ। नेगेटिव का मतलब होता है अगर ब्लड में उसका लेवल बढ़ जाए तो मैसेज जाता है प्लीज कम करो, वो होता है नेगेटिव फीडबैक। और एक होता है ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, बढ़ाने वाला भी है कम करने वाला भी ऊपर है यहाँ बैठा है, उसको बोलते हैं रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी। तो हार्मोन 3 तरीके से काम करेंगे, तीनों का मैं बता दूंगा कौन कहां से काम करेंगे। अब एंडोक्राइन ग्लैंड में सारी एंडोक्राइन ग्लैंड को रेगुलेट करती है, जैसे आप क्लास बैठे हो सारी क्लास को अभी जैसे मैं रेगुलेट करता हूं तो उसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वो मास्टर ग्लैंड होती है। सारी बाकी जो पिट्यूटरी जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उसको रेगुलेट करती है, लेकिन कोई ना कोई मास्टर का भी तो मास्टर होता है, वो है हाइपोथैलेमस। क्योंकि पिट्यूटरी को कौन रेगुलेट करता है? तो जिस किसी भी हार्मोन के साथ में आर लग जाए, जैसे एक होता है जीएच ग्रोथ हार्मोन, एक होता है जीएचआरएच, समझ जाना वो कहां से आ रहा है? हाइपोथैलेमस। वो सिर्फ क्या करता है? मास्टर को स्टिमुलेट करता है, डायरेक्ट ग्लैंड को नहीं करता, मास्टर को स्टिमुलेट करता है। प्लीज एफर्ट हटाओ। तो जहां पे आर लग जाए और आर और आई दोनों लग जाए, समझ जाना वो कहां से आ रहा है? हाइपोथैलेमस से आ रहा है। समझ में आ रही बात? तो हाइपोथैलेमस मास्टर को स्टिमुलेट करेगा, मास्टर आके स्टूडेंट को स्टिमुलेट करेगा। तो ग्लैंड का जो रेगुलेशन होता है वो भी 3 टाइप से होता है। सबसे ऊपर होगा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कौन है? हाइपोथैलेमस। प्रिंसिपल अपना इंस्ट्रक्शन देगा मास्टर को। मास्टर का मतलब कौन है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी मास्टर खूब सारे हो सकता है। पिट्यूटरी अपने अपने मैसेज देगी, यहां से खूब सारे हार्मोन है, अपना हार्मोन पर्टिकुलर को भेजेगी, जिस किसी ग्लैंड को भेजेगी उसको बोलते हैं टारगेट ग्लैंड। टारगेट मतलब स्टूडेंट। समझ रहा? ये सीक्वेंस चलेगा, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड टारगेट। टारगेट का मतलब जो जिसका काम है, मेन आपका काम है पढ़ना। एग्जांपल के लिए आप नहीं पढ़ रहे हो तो या तो आप में फॉल्ट हो सकता है, या टीचर में फॉल्ट हो सकता है, या ऊपर बैठा डायरेक्टर में फॉल्ट हो सकता है। हो सकता है अगर आप नहीं पढ़ रहे हो और आप में ही फॉल्ट है तो हम उसको बोलेंगे प्राइमरी प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे? तो कभी भी मैं किसी डिजीज के आगे प्राइमरी लग जाऊं, समझ जाना कि ये उसी ग्लैंड की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। मैं बोल दूं प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, बताओ प्रॉब्लम किसमें? थायराइड में या पिट्यूटरी में? थायराइड में। अगर मैं बोल दूं सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म, पिट्यूटरी में प्रॉब्लम की वजह से थायराइड नॉर्मल हो रही है। समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मैं बोल दूं प्राइमरी एडिशन, इसका मतलब एडिनल में प्रॉब्लम है। एडिशन का मतलब स्टेरॉइड कम हो जाना है एडिनल ग्लैंड से। अगर मैं बोल दूं सेकेंडरी एडिशन, मास्टर में दिक्कत है, वो पीछे से भेज नहीं रहा है, इसकी वजह से स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हैं, मास्टर ज्ञान नहीं दे रहा है। थर्सरी बोल दूं उससे ऊपर प्रॉब्लम है। समझ में आई बात? तो प्राइमरी सेकेंडरी थर्सरी का समझ में आ गया क्या होता है? प्राइमरी का मतलब जिस किसी ग्लैंड से हार्मोन निकलने चाहिए नहीं निकल रहा है उसको प्राइमरी बोलते हैं। उससे ऊपर मास्टर से जो उसको स्टिमुलेशन मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इसकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इसकी है, तो ये हो गया सेकेंडरी। और थर्सरी का मतलब इससे भी ऊपर वालों की कोई प्रॉब्लम की वजह से स्टूडेंट नहीं पढ़ पा रहा। समझ में आ गई बात? तो ये एक और एक मामला हो गया। अब तीसरी बात, तो कोई भी ग्लैंड होगी जैसे काम करेगी तो कुछ न कुछ स्टिमुलेशन से काम करेगी, नेगेटिव पॉजिटिव। जैसे एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम में कोई भी ग्लैंड है, यहाँ ये ग्लैंड कोई डक्ट के थ्रू नहीं चलेगी, यहाँ पर
एक्सोक्राइन में क्या होता है, जैसे पेनक्रियाज का सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं। पेनक्रियाज के चार नाम होते हैं, शॉर्ट में बताऊं। पेनक्रियाज को मिक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। मिक्सोक्राइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एंडोक्राइन भी है या एक्सोक्राइन। पेनक्रियाज को स्वीट ग्लैंड बोलते हैं, स्वीट नहीं, स्वीट, स्वीट मतलब मीठा, क्योंकि पेनक्रियाज ग्लूकागॉन का भी सीक्रेशन करती है, तो ग्लूकागॉन ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है और इंसुलिन कम करता है। कुल मिलाकर पेनक्रियाज ड्यूअल ग्लैंड है। ड्यूअल का मतलब एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है, मिक्सोक्राइन भी है, डबल ग्लैंड भी है। एक पेनक्रियाज का 98% पार्ट एक्सोक्राइन है। पेनक्रियाज का कितना पार्ट एक्सोक्राइन है? ऑलमोस्ट पार्ट। जीआईटी रोल है, उसमें ट्रिप्सिन निकलता है, उसे एमाइलेज निकलता है, उसे लाइपेज निकलता है, जो ट्रिप्सिन प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करवाता है। लाइपेज फैट का, लिपिड का, लाइपेज मतलब लिपिड, और ट्रिप्सिन प्रोटीन हो गया, और वो एमाइलेज हो गया, वो कार्बोहाइड्रेट का हो गया। तो मेन काम तो वो है, लेकिन 1 से 2% पार्ट एंडोक्राइन का काम करता है। समझ में आ रही? एंडोक्राइन का मतलब पेनक्रियाज का थोड़ा सा पार्ट, वो भी स्पेशली कौन से रीजन में? टेल रीजन में। कौन से रीजन में? यहाँ पर एक आइलेट ऑफ लैंगरेंस होता है, सेल का नाम क्या है? स्प्लैश ऑफ आइलेट्स ऑफ द लैंगरेंस। उससे अलग अलग बीटा अल्फा ऐसे सेल निकलती है, वो क्या करती है? डायबिटीज को रेगुलेट करती है, या तो होने देगी या नहीं। अगर आइलेट ऑफ लैंगरेंस काम नहीं करता है तो डायबिटीज हो जाता है। तो थोड़ा सा पार्ट होता है पेनक्रियाज का, मैक्सिमम पार्ट एक्सोक्राइन है, जीआईटी का है, थोड़ा सा ये काम करता है। तो पेनक्रियाज डायबिटीज भी है, तो ये डायरेक्ट डक्ट है, जैसे एग्जांपल के ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है, लाइपेज है, ये ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट में पेनक्रियाज खुलता है, ये आप जानते होंगे, जीआईटी में पढ़ लिया। वो एक डक्ट के थ्रू आता है, जो भी सीक्रेशन कहां आता है? डक्ट के थ्रू में आता है। स्पिक्युलर बॉडी हो गया, इधर से बाइल डक्ट आ गई, ये दोनों मिलके पेनक्रियाटिक डक्ट ड्यूडेनम में डाल देती है, फिर आपने खाना खाया है, उस खाने का अकॉर्डिंग नीड एब्जॉर्प्शन हो जाता है, यस और नो? लेकिन एंडोक्राइन में ऐसा नहीं था, कोई डक्ट नहीं होती। एंडोक्राइन के अंदर अगर ब्लड ग्लूकोज ज्यादा है, ब्लड ग्लूकोज ज्यादा है, तो कोई डक्ट नहीं होती। ब्लड ग्लूकोज ज्यादा है तो पेनक्रियाज के पास में वैसे ही हार्ट से ब्लड जाता है, तो पेनक्रियाज के पास में मैसेज आएगा कि ब्लड ग्लूकोज ज्यादा है। आपके पास में ब्लड ग्लूकोज कम करने वाला कौन है? तो मेरे पास इंसुलिन है, तो इंसुलिन का सीक्रेशन ब्लड में बढ़ जाएगा। तो इंसुलिन क्या करेगा? ब्लड में से ग्लूकोज उठा के सेल में डाल देगा। कोई डक्ट नहीं होती, थ्रू द ब्लड स्ट्रीम चलती है, ये ब्लड में ही रहता है हार्मोन, कोई डक्ट नहीं होती। एग्जांपल के लिए कि ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी से एक टीएसएच हार्मोन निकलेगा, जो किसको रेगुलेट करेगा? थायराइड का। नाम है थायराइड, किसको करेगा? थायराइड ग्लैंड। अब सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, यहां पता चलेगा आपको। थायराइड ग्लैंड में या तो होता है T3 और या होता है T4। T3 T4 कहां से निकलता है? थायराइड ग्लैंड से। टीएसएच कहां से निकलता है? पिट्यूटरी। इसका भी ऊपर कौन होता है? TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड ग्लैंड। अब सुनना, बाई चांस किसी भी कारणवश T3 T4 ज्यादा हो गया, T3 T4 ब्लड में ज्यादा किसमें होता है? ब्लड में, उसको बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। क्या बोलते हैं? तो सीधा मैसेज ब्लड के थ्रू किसको जाएगा? हाइपोथैलेमस। कोई डक्ट नहीं होती, ब्लड के थ्रू मैसेज जाएगा, फिर ब्लड तो हाइपोथैलेमस को सप्लाई होगी। जैसे T3 T4 ब्लड में जाता है, तो आपको पता है इंफीरियर वेना के बाद सुपीरियर वेना के बाद राइट एट्रियम में ब्लड डालते हैं, फिर राइट वेंट्रिकल में आता है, पल्मोनरी आर्टरी, ऐसे घूमता घूमता ब्लड हाइपोथैलेमस के पास जाएगा। हाइपोथैलेमस में सेंसर लगे होते हैं, किसके रिलेटेड? इससे रिलेटेड। वो चेक कर लेगा, अच्छा ब्लड के अंदर T3 T4 ज्यादा है, तो फिर मैं क्या कर रहा हूं? मेरा काम है कम करना। तो जब वो T3 T4 ज्यादा है, तो नेगेटिव फीडबैक का मतलब समझना, हाइपोथैलेमस, कोई जैसे स्टूडेंट बहुत ज्यादा पंचायती कर रहा है, तो डायरेक्ट बैठ क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सेटल डाउन करना है, तो अपना लेवल कम कर देंगे, उसके ऊपर ध्यान देना कम कर देंगे। जब ये कम करेंगे, ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, इसका स्टिमुलेशन कम हो जाएगा, तो T3 T4 का लेवल कम। तो जब भी T3 T4 का लेवल बढ़ता है तो TSH कम होता है। जब भी T3 T4 का लेवल कम होगा, आप देखना, जो T3 T4 का लेवल कम होगा, मैसेज आएगा हाइपोथैलेमस के पास कि आप क्या कर रहे हो, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, तो ये अपना एफर्ट बढ़ाएगा, या तो खुद स्ट्रिक्ट होंगे, अपने टीचर्स को बोलेंगे प्लीज थोड़ा अच्छे से क्लास लेनी है, एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, वो लेना। तो मतलब ये क्या करेंगे? अपना एफर्ट बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे तो T3 T4 बढ़ जाएगा। प्रॉब्लम नहीं है तो बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम है तो नहीं बढ़ेगा। कितना ही कोशिश कर लो, ये बढ़ता रहेगा, ये कम होता रहेगा। तो कभी भी ध्यान रखना, प्राइमरी प्रॉब्लम होगी तो ये एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है कैसे? प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में TSH क्या होगा? प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में TSH क्या होगा? इंक्रीज। याद रहेगा, प्राइमरी का मतलब प्रॉब्लम किसमें? थायराइड। तो जब भी हाइपोथायराइडिज्म होगा TSH ज्यादा होगा, और जिसके आगे कुछ नहीं लिखा होता है इसका मतलब वो क्या है? प्राइमरी है। भाई प्राइमरी सेकेंडरी कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब कौन सी ग्लैंड प्रॉब्लम? प्राइमरी होती है। सेकेंडरी होगी तो लिखा होगा साथ में कि ये सेकेंडरी है। भाई कभी भी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होगा, लिखा होगा ना कि होगा नहीं, आगे ऐसा थोड़ी होगा टीचर की गलती से नहीं हुआ। भाई आप किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ, सीधा लिखते हैं नहीं हुआ, और अगर बाई चांस टीचर की गलती से नहीं हुआ तो क्या लिखा जाएगा? टीचर की गलती से नहीं हुआ। तो सेकेंडरी होगी तो लिखा होगा, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब कौन सी प्रॉब्लम है? प्राइमरी। तो मैं सीधा बोल दूं कि हाइपोथायराइडिज्म में TSH क्या होता है? भाई हाइपोथायराइडिज्म में T3 T4 कम, तो TSH क्या होता है? इंक्रीज। अगर मैं बोल दूं हाइपोथायराइडिज्म में TSH क्या होता है? मैकेनिज्म समझ में आया कुछ? और आगे समझाऊंगा। अब और एक बात सुनो, ग्लैंड का भी अलग खेल है, इसमें भी अलग अलग दोस्त बने हुए हैं। जैसे आप आए, आपके ग्रुप बनते हैं, आते हैं, जब आप अकेले आते हो, थोड़े दिन बाद में आपका कोई बेस्ट फ्रेंड बनता है, फिर एक बेस्ट फ्रेंड हट जाता है, दूसरा आ जाता है, तो रोज अलग ग्रुप बनते हैं, कंपनी में पता चल जाता है, पास वालों को पता चल जाता है इन दोनों के आपस में ठीक है दोस्ती, थोड़े दिन बाद में उनकी फ्रेंडशिप टूट जाती है, कोई नया बन जाता है। तो पिट्यूटरी में भी अलग अलग फ्रेंड सर्किल है, वो इसके साथ रहेगा, वो इसके साथ रहेगा, वो इसके साथ रहेगा। इसमें भी एक सर्किल है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में दो टाइप की सेल होती है। मैं अभी एकदम शॉर्ट में समझा रहा हूं, नहीं समझ में आए मत घबराना, वापस पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ एक बेसिक बता रहा हूं। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, अच्छा ये बताओ पिट्यूटरी ग्लैंड किससे मिलकर बनती है? एक होती है एंटीरियर, एक होती है पोस्टीरियर। जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, वो नेजोफेरिंग से बनती है। किससे बनती है? नेजोफेरिंग का एक पाउच होता है, उसको बोलते हैं रैट के पाउच। क्या बोलते हैं? और आपको पता होना चाहिए नेजोफेरिंग से ग्लैंड जैसा काम करती है, इसीलिए एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है ना, वो नेजोफेरिंग से नहीं बनती, वो नर्वस टिश्यू से बनती है, वो नर्वस सिस्टम से बनती है, इसीलिए उसको न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस किसका दूसरा नाम है? एडिनोहाइपोफाइसिस किसका दूसरा नाम है? क्यों? क्योंकि ये नेजोफेरिंग के रैट के पाउच से बनी है, वो न्यूरल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, उसमें एक सेल होती है पिट्यू साइड सेल, उससे मिलकर बनती है। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड बनती है, इसमें दो टाइप की सेल होती है, एक होती है क्रोमोफोब सेल। कौन सी सेल? एक होती है क्रोमो, क्रोमो का मतलब होता है कलर, क्रोमो का मतलब क्या होता है जी?
हीमोग्लोबिन आप पढ़ते हो, हाइपोक्रोमिक एनीमिया, हाइपरक्रोमिक एनीमिया, तो क्रोमिक नाम क्यों आया? कलर की वजह से। आपने एनीमिया पढ़ा होगा, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, नॉर्मोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। तो साइटिक का मतलब तो सेल की साइज, क्रोमिक मतलब कलर, कलर मतलब हीमोग्लोबिन। तो क्रोम का मतलब मेडिकल साइंस में क्या होता है? कलर। तो क्रोमो मतलब कलर मतलब सीक्रेशन, यहाँ पर कलर का मतलब किससे है? सीक्रेशन से। फोब का मतलब होता है डर, फोबिया। फिल का मतलब होता है लव, अट्रैक्शन। पिट्यूटरी ग्लैंड में 50% तो होती है क्रोमोफोब सेल, 50% होती है क्रोमोफिल सेल। और जो ऑलरेडी सीक्रेशन को नफरत करती है, इसका मतलब आगे उसके बारे में पढ़ना जरूरी है। इसको बोलते हैं नॉन सीक्रेटरी सेल। कौन सी सेल? अब पिट्यूटरी के अंदर जो 50% सेल होती है वो कौन सी होती है? क्रोमोफिल। कौन सी होती है? ये आगे जाके सीक्रेशन करती है। सारा खेल इसी का ही है, इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना। क्रोमोफोब इज नॉन सीक्रेटरी, खत्म। अब आती है क्रोमोफिल। क्रोमोफिल में दो टाइप की सेल पाई जाती है, एक पाई जाती है एसिडोफिल और एक पाई जाती है, बस यहां से आपका 30% एंडोक्राइन समझ आ जाएगा जब आप पढ़ोगे तब। अभी तो मैं सिर्फ एक ओरिएंटेशन दे रहा हूं कि क्रोमोफिल सेल, एंटीरियर पिट्यूटरी की क्रोमोफिल सेल में दो टाइप की सेल पाई जाती है, एक एसिडोफिल और एक बेसोफिल। अब मैं दो अलग अलग क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसमें कुछ और चालाकी चलती है, इसमें कुछ और। एसिडोफिल सेल में दो हार्मोन आते हैं, एक आता है ग्रोथ हार्मोन, एक आता है प्रोलैक्टिन। कौन सा? दोनों एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, आप मानते हो? ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, लेकिन कौन सी सेल से? एसिडोफिल सेल। क्रोमोफिल का एसिडोफिल सेल, क्रोमोफिल का एसिडोफिल। और बेसोफिल से तीन हार्मोन निकलते हैं, टीएसएच, एक टीएसएच एक पेरियड होगा, एक एडिनल वाला एसीटीएचएस, एसीटीएच एडिनोट्रोपिक प्रोटीन, एक होता है ओवेरी टेस्टिस वाला एफएसएचएल, साथ में पढ़ते हैं हम। ये बेसोफिल सेल से निकलता है। ओवेरी ये काम करेगा किसके ऊपर? ओवेरी टेस्टिस के ऊपर। ये काम करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स पे, ये काम करेगा थायराइड ग्लैंड पे। कुछ समझ में आया कि बेसोफिल सेल से तीन हार्मोन निकलते हैं? कौन कौन? एक तो एफएसएचएल, मैं साथ में लिख दिया, एक एसीटीएच एडिनोटॉपिक एडिनोकॉर्टिकोटॉपिक हार्मोन, एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये तीनों, तो कुल मिला के आपको 5 हार्मोन का पता चल गया। 1 2 3 4 5। एंटीरियर पिट्यूटरी के कितने हार्मोन का पता चल गया? 5 तो पता चल गया, ठीक है। अब एक बात सुनना, मैं ये अलग अलग क्यों बताया, साथ में भी तो बता सकता था। एसिडोफिल, देखो इसका तो एक सीधा फंडा है। अभी मैंने टीएसएच बताया, आपको क्या पता है कौन से मैकेनिज्म पे काम करती है? नेगेटिव। इसका मतलब ये सारी कौन से मैकेनिज्म पे काम करेगी? तो बेसोफिल सेल कौन से मैकेनिज्म पे काम करती है? नेगेटिव। नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है? नेगेटिव फीडबैक का मतलब ये होता है उसको सिर्फ बढ़ाने वाला ही होता है, कम करने वाला नहीं होता। वापस देख लो, एक पूरा मैकेनिज्म देखो। जैसे ये है थायराइड ग्लैंड, ये T3T4, ये TSH और ये है TRH, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड। जब कभी भी T3T4 का लेवल बढ़ेगा, इसके पास ये मैसेज जाएगा, ये अपना लेवल कम करेगा अपना। एक ही है इसमें, एक ही प्रिंसिपल होता है इसका, इसे ये कम कर देगा और ये कम हो जाएगी। समझ आई बात? अगर इसका लेवल कम होता है बाई चांस, मैसेज आएगा, ये अपना लेवल बढ़ाएगा। इसमें एक ही है, कम ही खुद ही होता है, बढ़ाता भी खुद ही है। समझ आई बात? उसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक का मतलब है एक ही पर्सन है ऊपर, एक ही डायरेक्टर है, खुद ही कम करता है, खुद ही बढ़ा है अपने को। जब जरूरत है सामने वाला ज्यादा हो रहा है, अपने को कम कर देगा। सामने वाला कम हो रहा है स्टूडेंट, अपने को बढ़ा देगा। क्या टीएसएच यहां आएगा ना, ये ऊपर तो एक ही हुआ ना, ये कम होगा ये भी कम हो जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा। मतलब हाइपोथैलेमस में एक ही है, इसमें सब में एक ही है। एसीटीएच के ऊपर कौन होता है? सीआरएच, कॉर्टिकोटॉपिक रिलीजिंग हार्मोन। इसमें कौन होगा? जीएनआरएच, गॉनेटोटॉपिक रिलीजिंग। कहीं पर आई नहीं नजर आएगा, यहां पर नहीं मिलेगा आपको टीआरआईएच, सीआरआईएच, कुछ नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ टीआरएच। यही बढ़ने वाला है, यही कम होने वाला है। इसका कंपैरिजन कैसे करोगे? जब मैं ये बताऊंगा, अभी ये बताऊंगा, आप देखना। यहां पर मामला कुछ और है। एसिडोफिल सेल में नेगेटिव फीडबैक नहीं होता, पॉजिटिव भी नहीं होता, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। इसको बोलते हैं रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी इफेक्ट। नो नेगेटिव नो पॉजिटिव, नेगेटिव ओनली बेसोफिल सेल। अब देखो ये क्या होता है, ये आपका ग्रोथ हार्मोन कहां निकला? एंटीरियर पिट्यूटरी। किसके ऊपर काम किया? बोन के ऊपर या स्केलेटल मसल्स के ऊपर? हाइट बढ़ाता कौन है? बोन और स्केलेटल मसल्स आपकी हाइट बढ़ाती है, ठीक है। अब बाई चांस किसी की हाइट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस के पास ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड दो हार्मोन है, एक नहीं है, दो है। एक है जीएचआरएच, एक है जीएचआरआईएच। बस ये वहां बेसोफिल में नहीं होता, ओनली यही होता है। उसमें क्या हो रहा था? वापस याद करो, जब भी T3T4 ज्यादा था, यही कम हो रहा था, यही कम हो रहा था। T3T4 कम था, यही खुद अपने आप को ज्यादा कर रहा था। इसमें क्या है? जब भी ग्रोथ ज्यादा हो रही है, मैसेज आएगा, इसका सीक्रेशन होगा, इसका नहीं होगा। ये क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाता है, ये ग्रोथ हार्मोन को कम करता है। नाम से पता चल रहा है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन। ऐसा हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन को कम करे, तो इसका कम करना है, यहां पर ज्यादा हो रहा है तो हमें कम करना है, तो ये जाएगा मैसेज और ये अपना सीक्रेशन बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ग्रोथ हार्मोन कम हो जाएगा, तो ग्रोथ सेटल डाउन हो जाएगी। अगर किसी की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये मैसेज जाएगा यहां और ये एक्टिवेट होगा। आपकी बार ये नहीं होगा, ये अपना लेवल बढ़ाएगा, ये बढ़ाएगा तो ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, तो हाइट बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो एसिडोफिल सेल में हर एक ग्लैंड के दो हार्मोन होते हैं, ये नेगेटिव नहीं बोल सकते इसको बोलते हैं रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी। समझ? तो प्रोलैक्टिन का भी ऐसा ही है, प्रोलैक्टिन को बढ़ाने वाले को बोलते हैं पीआरएच, कम करने वाले को बोलते हैं पीआईएच, पीआईएच। उसमें एक ही नहीं होता, लेकिन बेसोफिल में एक ही होता है। बेसोफिल में कैसे एक ही होता है? जैसे ये है टीएसएच, तो टीएसएच का ऊपर होगा टीआरएच, एसीटीएच, एसीटीएच का ऊपर होगा सीआरएच, एफएसएच और एलएच इसका होगा जीएनआरएच। ये किसके ऊपर काम करेगा? T3T4 के, थायराइड ग्लैंड, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये ओवेरी टेस्टिस। समझ में आया बात? इसमें एक ही है। नहीं यार, बेसोफिल सेल में एक ही बात याद रख लो, बेसोफिल सेल ओनली एक्ट ऑन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। समझ में आया? कुछ बेसिक, एकदम बेसिक, 1% नहीं आया तो घबराओ मत, ये सिर्फ आपको बता रहा हूं, एक एक को समझाऊंगा अलग अलग। इतना समझ में आ गया आपको? इसमें ठीक है इतना? अब देखो और बात, अब एंडोक्राइन सिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता हूं। थॉमस एडिसन को फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ग्लैंड का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी ऑर्गन जो अपना सीक्रेशन छोड़ता है वो ग्लैंड कहलाता है। ऐसा कोई भी ऑर्गन जो अपना सीक्रेशन छोड़ता है वो ग्लैंड कहलाता है। कोई भी हो सकती है, सिलिवरी ग्लैंड हो सकती है, पेनक्रियाज हो सकती है, इंटेस्टाइनल हो सकती है, कोई भी ऑर्गन जिसका सीक्रेशन होता है वो ग्लैंड है। अब दो प्रकार की,
एक डक्ट वाली, एक बिना डक्ट वाली। डक्ट वाली है तो एक्सोक्राइन है, बिना डक्ट वाली है तो एंडोक्राइन है। तो अब ऐसा ऑर्गन जो सीक्रेशन छोड़ने की कैपेसिटी रखता है ग्लैंड है। ग्लैंड दो टाइप की होगी, एक एक्सोक्राइन, एक एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन डक्ट वाली होती है और एंडोक्राइन बिना डक्ट वाली होती है। और बिना डक्ट वाली के सीक्रेशन को हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इतना समझ में आया आपको? इतना अब से स्टार्ट कर रहा हूं, इतनी देर जो भी बताया आप मानना मैंने बताया नहीं, अब से इतना ये एंडोक्राइन से समझ में आया? ठीक है, अब यहां से लिखो। एंडोक्राइन पढ़ने के बाद में जितनी भी इस दुनिया में बुक है, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, क्या मेरे सामने जितनी भी दुनिया में बुक है नर्सिंग की, तुम्हारी जो भी तुम्हारे पास हो, कोई भी क्वेश्चन लेके आ जाना, नहीं मिले ये इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा मुझे, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द एनी बुक रिगार्डिंग एंडोक्राइन सिस्टम, तुम्हारी सॉन्डर्स मोसबिन लिपिन कोटा ओमेगान फोमेगान पीआर टारगेट बुकलेट वो ये जितनी भी कोई बुक में से घर जाके सॉल्व करना। लेकिन ऐसे नहीं आज की क्लास में आज ही क्वेश्चन सॉल्व कर तो नहीं होगा, कम से कम 3-4 डिजीज हो जाए फिर करना, क्योंकि कुछ डिजीज इंटर रिलेटेड भी होती है। अब मैं एनाटॉमी पढ़ाऊं जाके सॉल्व करने लग जाओ, ऐसा नहीं, डिजीज पूरी हो जाए फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। समझ आई मैं क्या बोल रहा हूं? जो क्वेश्चन जो बुक आपको जिस सब्जेक्ट में आप एक बार भी कभी क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, वो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, एक बार पढ़ते ही। एंडोक्राइन स्टार्ट करने से पहले मैं एक्सोक्राइन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड 3 टाइप की होती है, 5 मिनट का है, इसके बारे में ये बता के फिर एंडो पढ़ेंगे। हो गया? डन? डन? आगे बढ़ू? अब देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड 3 टाइप की होती है। जैसे एग्जांपल के लिए कोई भी ग्लैंड अपना सीक्रेशन छोड़ती है, अब अलग कोई भी सेल है, कोई भी एक ग्लैंड है, एक यहां से सीक्रेशन निकलता है, सेल का कोई पार्ट लॉस नहीं होता, तो उसमें पूरा का पूरा सीक्रेशन कैसा होगा? वाटर ही होगा, और एकदम वाटर कलर जैसा ही होगा। और कई बार कुछ सीक्रेशन निकलता है, सेल के कुछ पार्ट को साथ में ले आता है, तो उसमें थोड़ा सा सॉलिड पार्टिकल्स हो जाता है। और कई बार क्या होता है, सेल का मैक्सिमम पार्ट साथ में ले आता है, तो उसमें और ज्यादा सॉलिड हो जाता है, और ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे एग्जांपल के लिए सिलिवरी ग्लैंड में 99% वाटर होता है कि नहीं होता है? तो वो कैसी होती है? जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड के 3 टाइप है, मेरोक्राइन, एपोक्राइन, होलोक्राइन। मेरोक्राइन का मतलब जिसमें ओनली सेल का पार्ट ही लॉस नहीं होता, बिल्कुल ओनली सीक्रेशन लॉस होता है, उसको मैं मेरोक्राइन बोल दिया। फिर एपोक्राइन जिसके अंदर सेल का कुछ पार्ट, सम पार्ट, एपिकल पार्ट लॉस होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बताऊंगा तो आपको मिल्क, मेमोरी ग्लैंड, मिल्क के अंदर 87% के अराउंड वाटर होता है, मतलब वाटर होता है उसमें। आप मिल्क को देखोगे तो उसमें आपको एकदम पानी नजर नहीं आएगा, व्हाइट कलर का दिखेगा वो, लेकिन उसमें होता है पानी। और तीसरा मैं बोल दूं होलोक्राइन ग्लैंड, ऐसा कोई भी सीक्रेशन जिसमें सेल का पूरा पूरा पार्ट लॉस होता है। आप सुबह सुबह नींद में उठते हो, सुबह नींद में उठते ही आप आंखों में हाथ लगाते हो, एक गाढ़ा गाढ़ा सा पदार्थ आपके हाथ में आता है, क्या बोलते हैं उसको? गीट बोलते हैं ना मारवाड़ियों, इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं उसको? अरे तुम्हारे कभी नहीं है आंखों में ऐसा? नहीं आता, मेरे तो आता है। कई के बाद में ड्यूटी पे चला जाता है, स्टाफ बोलता है आप क्या लगा हुआ है, मैंने कहा भाई लग सकता है, क्या करें, ऐसे आ गए हम तो उठ के। आपके नहीं आता होगा, आप तो अच्छे से एकदम पूरा पूरा आंखों को ऐसे धो के, हम तो उठ के चले जाते हैं ड्यूटी। अरे आता है कि नहीं आता? चलो वो याद नहीं है। कई बार हमारे एयर ये बाल है, बालों का जो रूट होता है इसको कार्बन स्कल्स बोलते हैं, हेयर फॉलिकल इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो इसके चारों तरफ गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ जम जाता है, इसको बोलते हैं सीबम में इकट्ठा हो गया, सीबेसियस ग्लैंड का सीक्रेशन। वो सॉलिड होता है कि नहीं होता है? अरे बालों के चारों तरफ एक सॉलिड सॉलिड पार्टिकल होता है, वो भी एक टाइप का सीक्रेशन है। तो जो सीबम और मेबोमियन, मेबोमियन का मतलब है आंख वाला सुबह वाला, वो ये दोनों किसमें कहलाता है? ये होलोक्राइन का एग्जांपल है। एपोक्राइन में मेमोरी ग्लैंड, मिल्क एग्जांपल है, और एपो जो मेरोक्राइन में ओनली सिलिवरी ग्लैंड एग्जांपल है। तो 3 प्रकार की ग्लैंड होगी। सीक्रेशन के आधार पे ग्लैंड को, एक्सोक्राइन को, किसको? एक्सोक्राइन को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3। पहला मेरोयाक्राइन जिसमें सेल का कोई भी पार्ट लॉस नहीं होता है, एग्जांपल के लिए सिलिवरी ग्लैंड। दूसरा एपोक्राइन, एपिकल, सम, थोड़ा सा चिन्ना सा पार्ट लॉस होता है, जैसे मेमोरी ग्लैंड या मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। स्वेट मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड में थोड़ा बहुत सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेशन ज्यादा देखने को मिलता है। फिर आता है होलोक्राइन, होल पार्ट ऑफ द सेल लॉस्ट विद द सीक्रेशन, सेल का कंप्लीट पार्ट लॉस हो जाता है, उसको हम बोलते हैं सेबेसियस ग्लैंड, जैसे कि सीबम, मेबोमियन ग्लैंड ऑफ द आई, गीड। बस अब तुम जैसे अमेरिका में तुम्हारा गीड नहीं आता होगा, इसलिए वहां पर भी आता है, अमेरिका में भी। तुम कुछ लोग इतने वीआईपी होते हैं, मैं ऐसे नाम लेता हूं, लगता है ये कैसे है, ऐसे नाम हमारा ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा लगता है बच्चे में इमेच्योर होती है ना ग्लैंड से, आता रहता है कोई ना। हम भी बच्चे थे तो हमारे भी आ रहा था। जब हम छोटे बच्चे थे बड़ी शरारत करते थे, अब जो बड़े हो गए, चलो भाई। तो समझ में आया? नहीं आया? आपको पूरा एंडोक्राइन आएगा समझ, और बहुत अच्छे से आएगा, बहुत मस्त आएगा। आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बन जाओगे, सच में बन जाओगे आप। आपको ऐसा लगेगा काश मैं भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होता। आप जाके किसी को भी एंडोक्राइन पढ़ा सकते हो, ये गारंटी है, सच में पढ़ा सकते हो। स्पेशली अपने कॉलेज वाले टीचर्स को जरूर पढ़ाना।
एक बार क्या हुआ, यहाँ से कुछ स्टूडेंट पढ़ के गए, वहां जाके वहां सिलेक्शन हो गया, एंडोक्राइन कोई मेरी कोई क्लास से कोई स्टूडेंट ले रहा था यहाँ से ऑफलाइन पढ़ के, बहुत बैच पूरा हुआ, यहाँ चले गए, उनके पास ऑनलाइन भी था, अपने स्टेट से बाहर की बात है, तो वहाँ कोई टीचर कॉलेज में पढ़ा रहे होंगे, तो उन्होंने उस क्लास को बताया, वो भी वो एमएस एंडोक्राइन पढ़ा रहे, उन्होंने बोला सर मैं पिछले 4-5 साल से एंडोक्राइन पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ, जो भी उसने मैंने बात किया, स्टूडेंट ने बात करवाई, सर मैंने कभी क्लास तो नहीं ली, पहले खुद पढ़ता, मैं कॉलेज टीचिंग करवाता हूँ, लेकिन ऐसे एंडोक्राइन पहले कभी पढ़ा नहीं है। मैंने कोई बात नहीं, अब पढ़ लो ऐसे। मैंने सोचा कोई गलती हो गई होगी भाई मेरे से, कुछ गलत पढ़ा दिया होगा, कुछ मैंने तुक्का मार दिया होगा। मैंने कहा बोल रहा 5 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, अच्छा बताओ क्या सुधार करूँ। तो नहीं सुधार के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को इतना अच्छे से पहले कभी समझ नहीं आया था, मैं रटवाता था बच्चों को। मैंने कहा अब मत रटवाना है ना, हमारे पास अच्छे बच्चे तैयार करके भेजना ताकि हम 4 महीने में सिलेक्ट करवा पाए। सच में तुम 4 साल अच्छे से पढ़ के आते हो ना तो कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती। पहली बात तो यह है, ये बड़ी बड़ी कोचिंग है, छोटी छोटी कोचिंग क्यों बनी? कॉलेज वालों ने सही नहीं पढ़ाया। जब कॉलेज वाले सही पढ़ना शुरू कर देंगे ना तो ज्यादा जरूरत पड़ेगा ही नहीं। देखना आप सच में नहीं पड़ता जरूरत, कॉलेज में ना हम पढ़ते हैं ना कॉलेज वाले पढ़ाते हैं, इसीलिए हमारा पीरियड खाली रहता है तो आनंद आता है। वह आज कोई टीचर नहीं आ रहा है मस्त, और टीचर भी इतने महानुभाव, बच्चा बदमाशी करेगा असाइनमेंट दे देगा। अब बताओ असाइनमेंट से बच्चों को ज्ञान कैसे आएगा रे? है? बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपकी आंखें खुलती है, हमें पढ़ना पड़ेगा, पहले खुल जाती ना तो तुम्हें या तो कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती या कोचिंग में पहले 6 महीने पूरे होने से पहले सिलेक्शन हो जाता। लेकिन 4 साल मौज करनी है। दुनिया का एकमात्र ऐसा कोर्स है जिसमें जो 4 साल में पढ़ाया जाता है उसी में क्वेश्चन आते हैं, फिर भी तुम खुश नहीं हो। आप किसी को पूछना, टीचर को, पटवारी को, ग्राम सेवक को, आरएस बनने वालों को, ये जो तैयारी करते हैं नर्सिंग के अलावा किसी भी जॉब की तैयारी करते हैं, उनसे पूछना तुमने जो तुम्हारे ग्रेजुएशन में पढ़ा क्या वो का वो सिलेबस है क्या? नहीं है। तुम्हारे जो 4 साल में पढ़ा वही क्वेश्चन आते हैं, पूरे के पूरे वही आते हैं 90%। तुम लकी हो फिर भी तुम लोग नहीं पढ़ के आते हो। एकमात्र कोर्स है सेकंड ग्रेड की जॉब में। आप टीचर से पूछना तुमने बीए करा, तुम्हारे बीए में से कितने क्वेश्चन आए इस पेपर में? 5-10, पता नहीं क्या क्या आते हैं, सिलेबस इतना होता है कुछ भी पूछ लेते हो। और पढ़े थे तब भारत का बीएम कोई और था, अब कुछ और आ गया। पहले जिले कितने थे, अब कुछ और हो गए जिले, डिस्ट्रिक्ट हिल गए, सच में हिल गए, चेंज हो गया सारा। आपके वही एंडोक्राइन ग्लैंड रहेगी जिस दिन आपने एमएसएन पढ़ी सेकंड ईयर में, आप पढ़ लेते तो दिक्कत थोड़ी आती। वही सीएचएन रहेगी, वही कार्डियक रहेगा, लेकिन नहीं पढ़ना। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारा सेम सिलेबस है। तुम कोई भी पेपर उठा के देख लो, फिर अपना 4 साल की किताबें देख लो, 70% क्वेश्चन उसमें मिल जाते हैं। उस टाइम नहीं पढ़ना, नो मौज करेंगे हम मौज। अब 1 साल और अब लिखो एंडोक्राइन ग्लैंड, इसको डक्टलेस बोलते हैं। ये हार्मोन डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में छोड़ती है। हार्मोन, पहला हार्मोन इस दुनिया का जो डिस्कवर किया गया उसका नाम था सिक्रेटिन, जो स्टर्लिंग के द्वारा। हार्मोन क्या है? एक टाइप के मैसेंजर है। चुगली, चुगली को समझते हो? हार्मोन इज ए प्योर चुगलखोर। हाँ चुगलखोर है, तुरंत बता देता है उसके साथ ये हो रहा है, वो ऐसा है, उस ग्लैंड में ये खराबी है, प्लीज कुछ करो आप प्लीज। तो इससे इट इज केमिकल चुगलखोर, सबसे पहले चुगली करने वाला, इंफॉर्मेशन देने वाला। और एक तो होता है लोकल चुगलखोर, इसको बोलते हैं लोकल चुगलखोर। ऑटोकोइट्स को वहीं पे सीक्रेशन बताया, मैसेज वहीं पे छोड़ दिया, तो ऑटोकोइट्स को बोलते हैं। लोकल जो हार्मोन होता है उसको ऑटोकोइट्स बोलते हैं। लोकल हार्मोन होता है, कई बार कहीं यहाँ पर दर्द हुआ, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हुआ, अपने आप सही हो गया, थोड़ी देर में ये हो गया, लोकल हार्मोन टाइप काम किया। ऑटोकोइट्स जो भी मैसेज देने का काम करता है थ्रू द ब्लड, छुपा रुस्तम है ये, खुले आम नहीं जाता, ब्लड के साथ छुप के जाता है और सामने जिसको मैसेज देना है दे देता है। तो ये एक टाइप का छुपा रुस्तम चुगलखोर। ऑटोकोइट्स दिखता नहीं है क्या? इस सबसे आगे वालों को नहीं दिखता है, चश्मा नहीं है। ओ माय गॉड, ये ले, अब मैं क्या करूं? बहुत है, ये ऐसे लिख रखा है, चश्मा तो मेरे भी नहीं है। क्या आपका चश्मे के साथ वेट कितना है? 65। ये बिना चश्मे के कभी मेजर नहीं किया। वो बात हो गई। ऐसा हमारे गांव में कहावत है कि चश्मा वाले बहुत अपने, मतलब लोग खुद नहीं, लोग चश्मे वाले को इंटेलिजेंट मानते हैं। सही बात है, जो ही कोई चश्मा लगाना शुरू कर देता है लोग उसको इंटेलिजेंट मानना शुरू कर देते हैं। सही है क्या? गांव में मानते हैं, तुम्हें पता ही नहीं है फिर क्या? अरे जो ही चश्मा लगाना शुरू कर दे ऐसा लगता है बेचारा पढ़ पढ़ के आंखें खराब हो गई, उसको नहीं पता पढ़ पढ़ के नहीं हुई, दिन भर फोन चलाता है ऐसे स्क्रॉल कर करके आंखें खराब हुई है। आप कभी भी देखना, एक होता है चश्मे वाला नर्सिंग ऑफिसर, एक बिना चश्मे वाला। चश्मे वाले को लोग ज्यादा इनोसेंट मानते हैं, इंटेलिजेंट होगा। अरे तुम्हारी सिटी में नहीं है, गांव में है, सच में है, गांव में बहुत पढ़ाई करता है भाई। इधर ध्यान दो, हार्मोन को 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। नंबर 1 प्रोटीन का बना हुआ है, नंबर 2 स्टेरॉइड का बना हुआ है, नंबर 3 अमीनो एसिड। अमीनो एसिड स्पेशली टायरोसिन। कौन सा? तो पहले से लिखो, ये आप सीधा कॉलम बना लो, एक प्रोटीन का, एक स्टेरॉइड का और एक टायरोसिन अमीनो एसिड का। कॉलम बना लो, एक मेरे को प्रोटीन, स्टेरॉइड और टायरोसिन। थोड़ा सा यहां पर याद करना पड़ेगा आपको, रटने वाली है पहली क्लास बता रहा हूं, इसमें आपको रटना ही पड़ेगा कौन सा हार्मोन किसका बना। मैं हालांकि समझा दूंगा बट फिर भी एक आधा वर्ड रटना ही पड़ेगा। एमएसएन में रटना पड़ेगा, मुझे कम बर्दाश्त है, पर थोड़ा बहुत एनाटॉमी रटनी पड़ती है, कोई ऑप्शन नहीं है। 80-20 है इसमें, 20% रटना है
80% समझना है, और 80% को समझना दुनिया का सबसे मुश्किल टास्क है। सही नहीं है? हो गया? अभी टाइम है? अरे मैं अभी समझा रहा हूं, जस्ट आई एम समझाइंग। जस्ट मतलब कोई रहा है उसके बीच आईएन लगाते ना, आईएन नहीं लगाते। हाँ, तो वो मतलब जो काम कर रहे हैं। कल मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा था कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट जो भी ऑनलाइन बीच में क्लास लेने आएगी ना, स्पेशली लड़कियां, अपने आप को प्रेजेंट जरूर करेगी, सॉरी सर ऐसे हाथ जोड़ के, प्लीज आई एम बीइंग लेट। मैंने ये बीइंग क्यों बोला? मेरे को बीइंग का मतलब क्या होता है? बीइंग, आई एम बीइंग लेट, सॉरी सर आई एम बीइंग, बी आई एन जी क्या होता है? अब मेरे से भी गए भी तो आप, तो मेरे से भी हालत खराब है तुम्हारी। ए प्रोटीन हार्मोन्स, अब सुनना है प्लीज, लिखना बंद, कल पढ़ेंगे, सुनोगे? स्टेरॉइड हार्मोन टाइरोसिन। अब देखो, टाइरोसिन में फेमस नाम याद लो, थायराइड हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ये बहुत काम आएगा जब मैं बताऊंगा कि थायराइड हार्मोन कैसे बनता है, तो बार बार नाम लूंगा टाइरोसिन। अरे टाइरोसिन के साथ में आयोडीन मिलता है तभी बनता है T3T4, तो टाइरोसिन प्लस आयोडीन इज कॉल्ड T3T4, मोनो आयोडोटाइरोसिन, डाई आयोडोटाइरोसिन, ट्राई आयोडोटाइरोसिन मतलब T3, टेट्रा आयोडोटाइरोसिन मतलब T4। तो टाइरोसिन आपको याद रह जाएगा। एक होता है, ये थोड़ी बाद में बात करेंगे, स्टेरॉइड। एड्रिनल कॉर्टेक्स का कोई भी हार्मोन होता है वो स्टेरॉइड होता है। एड्रिनल ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड ऐसी होती है, ऐसी कैसी होती है? त्रिभुजाकार, ट्रायंगुलर। और एड्रिनल कॉर्टेक्स का मैक्सिमम, एड्रिनल ग्लैंड का मैक्सिमम पार्ट होता है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, ये पूरा का पूरा, ये पूरा, ये पूरा, ये अंदर से छोटा सा बेचारा चिन्ना सा पार्ट होता है, वो होता है ये एड्रिनल मेडुला। बाकी ये पूरे के पूरे पार्ट कौन सा होता है? तो एड्रिनल मेडुला से जो हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं कैटेकोलामाइन। क्या बोलते हैं? कैटेकोलामाइन का मतलब दो हार्मोन, कौन कौन सा? एड्रिनलिन, नॉन एड्रिनलिन। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना कि एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन कहां से सीक्रेट होता है? एड्रिनल ग्लैंड के इनर पार्ट से, उसका नाम क्या? मेडुला। और एड्री और नॉन एड्री को मिला के क्या बोलते हैं? कैटेकोलामाइन। क्या बोलते हैं? आपने एक नाम सुनोगे आप आगे जब मैं पढ़ाऊंगा आपको कि कई बार इस एड्रिनल मेडुला का ट्यूमर हो जाता है। किसका ट्यूमर हो जाता है? एड्रिनल मेडुला में एक सेल पाई जाती है, इसको बोलते हैं पियोक्रोमोसाइट सेल। क्या सुनना? कौन सी सेल? पियो, रटना नहीं है यहां पर, समझना, पियोक्रोमोसाइट सेल पाई जाती है किसमें? एड्रिनल मेडुला में। और आपको पता है जो भी ट्यूमर होता है पीछे लगता है ओमा। क्या लगता है? तो पियोक्रोमोसाइट ओमा किसका ट्यूमर है? एड्रिनल मेडुला का। पियोक्रोमोसाइटोमा में कौन बैठता है? एड्रिनल एड्री। इसीलिए पियोक्रोमोसाइटोमा का मेन साइन हाइपरटेंशन है। समझ में आई बात? ये हम पढ़ेंगे, समझ में आई थोड़ी बहुत? ये ग्लैंड एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब अपन यहां बात करेंगे ये स्टेरॉइड। तो स्टेरॉइड हार्मोन जो भी होते हैं वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से सीक्रेट होते हैं। कहां से होते हैं? अब देखना, ये है एड्रिनल ग्लैंड ट्रायंगुलर, एक होती है सबसे बाहर वाली ग्लैंड, एक होती है एड्रिनल कॉर्टेक्स की मिडिल ग्लैंड, एक होती है एड्रिनल कॉर्टेक्स की इनर ग्लैंड। एड्रिनल कॉर्टेक्स की कितनी लेयर होती है? तीन। तीनों के अलग अलग नाम होते हैं, GFR करके याद रखना होता है। उससे हार्मोन निकलते हैं, ये कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, ये सब निकलता है। तो ये कोई भी एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन होता है वो हमेशा स्टेरॉइड होता है, वो हमेशा वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। वाटर सॉल्युबल, तो स्टेरॉइड हार्मोन जो भी होगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन भी जो प्लेसेंटा से निकलता है। तो कोई भी ऐसा हार्मोन जो सेक्स हार्मोन है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरोन है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाला हार्मोन हमेशा किसका बना होता है? स्टेरॉइड का बना होता है। कोलेस्ट्रॉल का, स्टेरॉइड मतलब कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी फैट सॉल्युबल है, स्टेरॉइड भी फैट सॉल्युबल है। इसीलिए बोलते हैं कि ज्यादा अच्छा फैट खाने से नर्वस सिस्टम की मेम्ब्रेन भी अच्छी बनती है, रिप्रोडक्टिव बैरियर भी नहीं होता है, और फैट सॉल्युबल विटामिन भी ग्रोथ कर पाते हैं। यस और नो? क्यों? क्योंकि फैट सॉल्युबल विटामिन भी स्टेरॉइड है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होता है? स्टेरॉइड होता है। तो कहने का मतलब क्या है? जो भी सेक्स हार्मोन होगा वो स्टेरॉइड का बना होगा। जो भी एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन होगा तीनों लेयर से निकलेगा। बाहर वाली लेयर को बोलते हैं ग्लोमेरुलोसा, अंदर वाली को बोलते हैं फेसिकुलेटा, अंदर को बोलते हैं रेटिकुलरिस। इससे निकलता है एल्डोस्टेरॉन, इससे निकलता है कॉर्टिसोल, इससे निकलता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। तो ये सेक्स हार्मोन का काम करेगा। ये दोनों फ्लूइड का और शुगर का मेंटेन करेंगे। आपको पता है जब भी स्टेरॉइड ज्यादा हो जाता है हाइपरग्लाइसीमिया होता है, वो हम पढ़ेंगे इस कॉर्टिसोल में। ये हाइपरग्लाइसीमिया करता है, कैसे करेगा हम पढ़ते हैं। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? बीपी बढ़ाता है, कैसे बढ़ाता है हम यहां पर पढ़ेंगे। तो सेक्स हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन किसके बने होते हैं? समझ आ गई ये बात? तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो प्लेसेंटा में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को छोड़ दूं, बाकी वाले प्रोटीन के बने होते हैं। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कहां चले गए? समझ आई बात? तो प्लेसेंटा में और भी हार्मोन होते हैं, HPL, PA, PPA, पप्पा, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टेजन, वो और भी होते हैं। तो वो सारे प्रोटीन के बने होते हैं। कैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है, प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, पैंक्रियाज इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों, पीनियल ग्लैंड का हार्मोन मेलाटोनिन, क्या कौन सा? पैराथायरॉइड हार्मोन PTH, पिट्यूटरी के सारे हार्मोन किसके बने होते हैं? तो देखो पी से पी याद करो, पी 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 पी, और कैल्सिटोनिन में भी थोड़ा बहुत पी डाल देंगे। ठीक है, मैं बता दूंगा पी इसमें भी आएगा, क्योंकि कैल्सिटोनिन पीटीएच के लेवल को कम करते जैसा होता है। उसमें मैं याद दिला दूंगा आपको। कैल्सिटोनिन का मेन फंक्शन क्या है? डिक्रीज ब्लड कैल्शियम। कैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम को कम करता है, बढ़ाता नहीं है ब्लड कैल्शियम को। तो कैल्सिटोनिन किसका उल्टा है? इसका उल्टा, इसका। प्रोटीन हार्मोन कौन कौन से? पिट्यूटरी, पीनियल, प्लेसेंटा, प्रोलैक्टिन, कैल्सिटोनिन प्लेसेंटा में, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन छोड़ के पैंक्रियाज में, इंसुलिन ग्लूकागॉन, इधर ऊपर पीनियल, उस पर पिट्यूटरी। सही है? ये इतना ही ना हो गया। इधर कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। इधर सबसे ऊपर थायराइड हार्मोन, कैटेकोलामाइन, ब्रैकेट में एड्री, नॉन एड्री। याद हो गया सारा? और पढ़ेंगे कल। ओके बस।
लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया? अच्छा एक बात सुनो, लिख लिया हो तो, कि हार्मोन 3 टाइप के केमिकल के बने होते हैं। पहला प्रोटीन जिसको हम पेप्टाइड हार्मोन बोलते थे, सेकंड वन इज स्टेरॉइड, स्टेरॉइड और कोलेस्ट्रॉल एक ही बात है, दोनों एक ही पार्ट हो गए। तीसरा टाइरोसिन का बना हुआ हार्मोन। टाइरोसिन में आपको याद रखना है, थायराइड टाइरोसिन याद रह जाएगा वैसे भी। अब इसके अंदर एक चीज एक्स्ट्रा याद करनी है, वो है एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, मतलब एड्रिनल मेडुला के हार्मोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको कैटेकोलामाइन। एड्रिनल मेडुला क्या है, कल डिस्कस किया था थोड़ा सा। ये एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड का जो अंदर वाला सॉफ्ट पार्ट होता है उसको मेडुला बोलते हैं। कोई भी ग्लैंड हो, कोई भी ऑर्गन हो जिसका सॉफ्ट पार्ट होता है, अंदर वाला पार्ट होता है, उसको मेडुला बोलते हैं। बोन के अंदर भी आप पढ़ोगे अंदर वाली कैविटी को मेडुलरी कैविटी बोलते हैं। ठीक वैसे ही तो अंदर वाला पार्ट होता है वो मेडुला होता है, और ये जो हार्मोन सीक्रेट करता है उसको हम बोलते हैं कैटेकोलामाइन। तो इसके हार्मोन किसके हो गए, टाइरोसिन के। अब इधर आओ, जो प्रोटीन हार्मोन सारे होंगे जैसे कि पिट्यूटरी, पीनियल, पैराथायराइड, पेनक्रियास, मेंसोलियन, ग्लूकागोन, प्लेसेंटा, इसको दोनों को छोड़ के, ये क्योंकि एक सेक्स हार्मोन है इसलिए हम इसको स्टेरॉइड में मानते हैं। कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन कौन सी सेल से सीक्रेट होता है, पैराफोलिकुलर। तो मैं इसको ऐसे बोल दूं, पैराफोलिकुलर हार्मोन थायराइड ग्लैंड की पैराफोलिकुलर सेल सीक्रेट होता है। पैराफोलिकुलर सेल का दूसरा नाम क्या है, सी सेल। क्या नाम है, उससे कौन सा हार्मोन निकलता है, कैल्सिटोनिन। और ये क्या करता है, डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। कभी मत बोलना इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड कैल्शियम को कम करता है। अच्छा ये ब्लड कैल्शियम को कम करता है तो बोन को स्ट्रॉन्ग करता है कि वीक करता है, बोन को स्ट्रॉन्ग करता है, बोन को वीक नहीं करता है, यही तो दिक्कत है। ज्यादा कैल्शियम बोन में रहना चाहिए, 99% टोटल कैल्शियम हमारी बॉडी का बोन में रहना चाहिए। और कैल्शियम जब जब बोन से निकल के ब्लड में आएगा बोन वीक होगी, और जब भी ब्लड से कैल्शियम बोन में जाएगा बोन स्ट्रॉन्ग होगी। तो कैल्सिटोनिन बोन को स्ट्रॉन्ग करता है, ऑस्टियोब्लास्ट करता है, मिनरलाइजेशन प्रोसेस लाता है, हम बाद में पढ़ेंगे। मतलब ये क्या हुआ, ये बोन में कैल्शियम का डिपोजिशन करता है। इसका मतलब बोन में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, कहां से, ब्लड में से। इसका मतलब क्या हुआ, ये ब्लड कैल्शियम को कम करता है। आप एक डिसऑर्डर पढ़ोगे, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, ये कौन सा हार्मोन है, पैराथायरॉइड हार्मोन। पैराथायरॉइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, पीटीएच। पैराथायरॉइड ग्लैंड से पीटीएच, ये पीटीएच हार्मोन ब्लड कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। इसका मतलब ये इसका अपोजिट है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, ये इसका अपोजिट है। ये जब ब्लड कैल्शियम का लेवल बोन में, ब्लड में बढ़ेगा, बोन स्ट्रांग होगी, बोन वीक होगी। जब आप हाइपर पैराथायरॉइडिज्म पढ़ेंगे, कौन सा डिसऑर्डर, उसमें आप देखोगे मसल्स वीकनेस, बोन पेन, फैटिग पढ़ोगे, फ्रैक्चर, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, सेकेंडरी फ्रैक्चर, उसमें आप कहीं पर भी ये नहीं पढ़ोगे कि बोन स्ट्रांग हो रही है। ब्लड में कैल्शियम 10 को क्रॉस कर जाएगा लेकिन बोन फ्रैक्चर होगी। क्यों, क्योंकि हाइपर पैराथायरॉइडिज्म हो गया। तो जब भी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म होता है फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बोन फ्रेजाइल हो जाती है, बोन टूट जाती है, बोन वीक हो जाती है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये पैराथायरॉइड हार्मोन, ये पेनक्रियाज का हार्मोन, प्लेसेंटा, इसको दोनों को छोड़ के पीनियल का कौन सा हार्मोन होता है, ये क्या काम करता है, स्लिप साइकिल को रेगुलेट करता है, सर्केडियन रिदम को रेगुलेट करता है। ये नींद वाला हार्मोन, बायोलॉजिकल क्लॉक होती है हमारी पीनियल। ठीक है, पिट्यूटरी हार्मोन ऑलमोस्ट सारे। और प्रोलैक्टिन किसका है, पिट्यूटरी का ही है। प्रोलैक्टिन को क्या बोलते हैं, मिल्क वाला हार्मोन, मिल्क सिंथेसिस हार्मोन, क्या बोलते हैं इसको, मिल्क। ये सारे किसके बने, प्रोटीन के बने होते हैं। नॉर्थ साइड में सीधा क्वेश्चन आ जाता है यहीं से, इसी टेबल में से, कि कैल्सिटोनिन का फंक्शन क्या है, सीधे बात। तो जब हम थायराइडेक्टोमी करते हैं, थायराइडेक्टोमी के बाद में हाइपोकैल्सीमिया होता है, हाइपरकैल्सीमिया। आफ्टर थायराइडेक्टोमी हाइपोकैल्सीमिया होता है, हाइपर। ये एंडोक्राइन है भाई, इसको समझने के लिए दिल भी एंडोक्राइन जैसा चाहिएगा। जब हम थायराइडेक्टोमी करते हैं तो हाइपोकैल्सीमिया होगा, हाइपर, हाइपर नहीं होगा, हाइपो होगा। इसमें तुम कैल्सिटोनिन के साथ में इमोशन ले आए, इसमें ऐसा नहीं होगा। अब सुनो क्यों होगा, ये थायराइड ग्लैंड तितली जैसी होती है, यू नो अबाउट बटरफ्लाई, ऐसी होती है। थायराइड ग्लैंड यहाँ पर होती है। थायराइड ग्लैंड के 2 लोब होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। हर एक लोब की हर एक पोल पर बटन जैसी ग्लैंड पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं। तो पैराथायराइड ग्लैंड कितनी होती है, 4। तो थायराइड ग्लैंड कैसे काटोगे आप, या तो पूरी निकालोगे, मोस्टली आधी निकालते, ज्यादा जहां डैमेज है तो या तो ऐसे निकाल दोगे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, कैसे भी निकालो, पैराथायराइड साथ में जाएगी। जब भी आप थायराइड निकालोगे पैराथायराइड जाएगी, पैराथायराइड जाएगी। तो पैराथायराइड का मतलब होता है ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना। पैराथायराइड का फंक्शन क्या होता है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना। बोन से मतलब नहीं है, ब्लड में बढ़ाना। तो पैराथायराइड होगी नहीं तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो जब भी हम थायराइड ग्लैंड को रिमूव करते हैं, थायराइड ट्यूमर में हम पढ़ेंगे, या कोई थायराइड की कोई भी इंफ्लेमेशन, ऐसा कोई रीजन हो गया, कैंसर हो गया, तो पैराथायराइड भी एक्सीडेंटल मानो या फिर इंटेंशनली मानो, कैसे भी मानो निकलेगी। क्योंकि थायराइड निकालोगे तो पैराथायराइड उसके साथ ही होती है, उसके पोस्टीरियर सरफेस पे चिपकी हुई जाती है, तो वो निकलेगी। आप कैसे भी कोशिश कर लो तो निकलेगी, तो हाइपोकैल्सीमिया होगा। समझ में आ रही मेरी बात, ये लिख लिया आपने। अब आपको पता है, जैसे आपका घर है, आप बाहर जाते हो तो लॉक लगा के जाते हो, हैं, वापस आते हो तो वो सेम चाबी होगी तो ही लॉक खुलेगा। तो हार्मोन हमारी बॉडी में माना कि खूब है, हमारे जेब में पॉकेट में खूब की है, लेकिन सेम की नहीं होगी तो क्या वो लॉक खुलेगा, नहीं। तो हार्मोन भी पर्टिकुलर रिसेप्टर पे काम करता है, ऐसे नहीं कि हमारी बॉडी में हार्मोन है तो काम कर जाएगा। हार्मोन के आगे रिसेप्टर होना चाहिए, ये हार्मोन कहां पे जाके चिपकेगा। तो आप जब एनाटॉमी पढ़ते हो तो सेल पढ़ते हो, सेल के 3 पार्ट होते हैं बेसिकली, मैं बताऊं। बाहर वाले को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, बीच वाले को बोलते हैं न्यूक्लियस, और इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो किसी भी सेल में रिसेप्टर होते हैं, तो या तो रिसेप्टर होंगे सेल मेम्ब्रेन पे भाई, या तो किसी हार्मोन के रिसेप्टर कहां होंगे, सेल मेम्ब्रेन पे, या होंगे साइटोप्लाज्म में, और या होंगे न्यूक्लियस में। भाई किसी भी हार्मोन के रिसेप्टर कहां हो सकते हैं, 3 ही जगह सेल में, या तो साइटोप्लाज्म में, बीच वाले पानी में, या बाहर वाले लेयर में, या अंदर वाले न्यूक्लियस में। यस और नो। तो रिसेप्टर भी याद रखना पड़ेगा आपको कि किसी किसी के रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं,
किसी किसी के न्यूक्लियस पे होते हैं और किसी किसी के फिर भी और न्यूक्लियस पे होते हैं। तो याद हो जाएगा। इतना समझ में आया? अच्छा एक सवाल पूछ लो छोटा सा। मैंने यहाँ पर एक नाम लिखा इंसुलिन। इंसुलिन एनाबॉलिक हार्मोन है या कैटाबॉलिक? इंसुलिन ये तो कंफर्म पता है कि पेप्टाइड का हार्मोन है, प्रोटीन का बना होता है। इंसुलिन के सिंथेसिस के लिए कौन से एलिमेंट का बॉडी में होना जरूरी है? जिंक। जिंक अच्छा होता है तो हमारी बॉडी में इंसुलिन अच्छा ग्रो करता है, ऐसा बोलते हैं। ये जरूरी है, ये रिसर्च है कि जिंक है वो इंसुलिन के सिंथेसिस के लिए रिस्पांसिबल है, कॉपर नहीं है, जिंक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इंसुलिन के सिंथेसिस के लिए कौन सा माइक्रो एलिमेंट का होना बॉडी में जरूरी है। अब बताओ कि इंसुलिन एनाबॉलिक हार्मोन है या कैटाबॉलिक? सिंपल सवाल है मेरा। इंसुलिन वेट गेन करता है कि वेट लॉस? इंसुलिन वेट गेन करता है या वेट लॉस? बस इतना बता। देखो मेरी बात सुनो, अगर इंसुलिन वेट गेन करता है तो ये एनाबॉलिक होना चाहिए, अगर ये वेट लॉस करता है तो ये कैटाबॉलिज्म होना चाहिए। आप कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के बारे में जानते हैं? सीखोगे अभी आप वैसे न्यूट्रिशन में पढ़ लिया होगा, पर फिर भी बता रहा हूं। मेटाबॉलिज्म के दो, ये लिख लिया आपने? ये सारा लिख रखा है, मैं थोड़ा मेटाबॉलिज्म बता देता हूं। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है बॉडी में एनर्जी का नीड के अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं। मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। ये कहां काम आएगा? थायराइड डिसऑर्डर में। थायराइड डिसऑर्डर में पूरा खेल सीखा चलेगा। 4 डिसऑर्डर पढ़ोगे सिर्फ एक नाम से, एक नाम का इसका मीनिंग समझ में आ गया, थायराइड के 4 डिसऑर्डर समझ में आ गए एक वर्ड से, कोई रटने की जरूरत नहीं। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है आपने एक रसगुल्ला आज खाया, थोड़ी सी रसमलाई कल पी, परसों 4 चपाती खाई, अगले दिन और कुछ खाया और वो बॉडी में जाके स्टोर हो रहा है। छोटे छोटे फूड पार्टिकल अंदर जाके स्टोरेज का काम कर रहे हैं, इसका मतलब वेट गेन हो रहा है। एनाबॉलिज्म का मतलब है माइक्रो पार्टिकल मिलकर बड़ा फूड पार्टिकल बना रहे हैं, एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है बड़े बड़े फूड पार्टिकल का लार्ज फूड पार्टिकल का माइक्रो फूड पार्टिकल में टूट जाना, उसको क्या बोलते हैं? कैटा, टूट गया। कैटाबॉलिज्म का मतलब चक्की ज्यादा चल गई अंदर, तो ये हो गया कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में वेट लॉस होता है, एनाबॉलिज्म में वेट। अब मेरे को ये बताओ कि इंसुलिन वेट गेन करता है कि वेट लॉस? सोच के बताना। अगर किसी की बॉडी में इंसुलिन पूरा है तो उसको वेट गेन होगा, तो उसको वेट लॉस होगा। और अगर किसी में डायबिटीज इंसुलिन नहीं है तो वेट लॉस होगा, वेट गेन होगा। अब मैं क्या बोलूं? अच्छा डायबिटीज के टाइप पता है? टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 की डेफिनेशन क्या है? ऐसा डायबिटीज जिसमें 100% इंसुलिन की डेफिशिएंसी है। ऐसा डायबिटीज जिसमें 100% इंसुलिन नहीं है उसको बोलते हैं टाइप 1। टाइप 2 का मतलब क्या? इंसुलिन है लेकिन वो काम नहीं, रिसेप्टर के साथ में बाइंड नहीं हो रहा है। तो जब टाइप 1 पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? इंसुलिन नहीं है। तो आप एक भी बच्चा इस दुनिया में बता दो जिसको टाइप 1 डायबिटीज हो और उसका वेट ज्यादा हो। इंसुलिन का काम होता है वेट गेन, नॉट वेट लॉस। इंसुलिन इज एनाबॉलिक हार्मोन। टाइप 1 में कभी भी वेट गेन नहीं होगा, वेट लॉस होगा। टाइप 1 डायबिटीज में कभी भी वेट गेन नहीं होगा। तो इंसुलिन क्या करता है? एनाबॉलिक हार्मोन है, कैटाबॉलिक हार्मोन नहीं है। इंसुलिन का काम होता है ब्लड में से कैल्शियम को उठाना और सेल में डाल देना। किसमें डाल देना? सेल में डाल देना। ब्लड में से कैल्शियम को उठाना, जो ही आप खाना खाओगे आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, इंसुलिन के पास मैसेज जाएगा, इंसुलिन आएगा, ब्लड में से ग्लूकोज उठाएगा और सेल में डाल देगा। ये काम है इंसुलिन। जब भी आपको फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ेगी, जब आप 15 घंटे से 20 घंटे से भूखे हो, तो फिर वो जरूरत पड़ने पे वापस वो काम आ जाता है। ये काम इंसुलिन और ग्लूकागोन। तो इंसुलिन क्या करता है? वेट को बैलेंस करके रखता है, कम नहीं होने देता। इंसुलिन नहीं होता है तो वेट लॉस होता है। तो आप बोलोगे सर ओबेसिटी में होता है डायबिटीज, तो आपने सही पढ़ा नहीं है। ओबेसिटी डायबिटीज का कॉज नहीं है। डायबिटीज की वजह से ओबेसिटी नहीं होता कभी भी। डायबिटीज की वजह से कभी भी ओबेसिटी नहीं होता, ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज होता है। क्या बोल रहा हूं मैं? टाइप 2 डायबिटीज आपने नाम सुना है? जिस किसी पेशेंट को ओबेसिटी है, ओबेट है, उसमें डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि डायबिटीज होने के बाद में वेट गेन हो जाएगा, कभी नहीं होगा। आप कोई भी पेशेंट देख लेना, डायबिटीज होने के बाद में धीरे धीरे उसका वेट कम ही होगा, कभी बढ़ेगा नहीं, कभी बढ़ेगा नहीं, फिर कम ही होगा उसका। और डायबिटीज होने से पहले, डायबिटीज होने के लिए ओबेसिटी होती है तो डायबिटीज होता है। डायबिटीज के बहुत सारे रिस्क फैक्टर है, उसमें मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर क्या है? ओबेसिटी। तो ओबेसिटी नहीं होगी तो डायबिटीज होने के चांसेस कम है। क्या ये मेरी बात समझ में आई? मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, थोड़ा थोड़ा। अब इनके रिसेप्टर देखो, सीधा यहीं पर भी लिख सकते हैं इन सारे के रिसेप्टर कहां है, फिर भी मैं समझा देता हूं। हर एक हार्मोन के पर्टिकुलर रिसेप्टर होते हैं, ये बात ज्ञान की होगी। किसी के रिसेप्टर सेल वॉल पे होंगे, किसी के रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में होंगे, तो किसी के रिसेप्टर न्यूक्लियस में होंगे। वेरी गुड। प्रोटीन हार्मोन होता है और कैटेकोलामाइन होता है, पीछे जाओ। ये प्रोटीन हार्मोन है और ये कैटेकोलामाइन है। इनके रिसेप्टर सेल कहां पर थे? कहां पर थे? सेल वॉल। मेम्ब्रेन का मतलब सेल वॉल। इन पूरों के और इसके कहां पर है? सेल मेम्ब्रेन। और पांच जो पीछे दोनों बच गए हैं उनके न्यूक्लियस में कहां पर है जी? स्टेरॉइड हार्मोन के रिसेप्टर मोस्टली याद रखना न्यूक्लियस, ऑप्शन में नहीं हो तो साइटोप्लाज्म करना। और थायराइड जो टायरोसिन है उसका भी कहां पर है? न्यूक्लियस। तो सिंपल तरीका है, पहले वहां पर लिख लो फिर यहां लिखना। इसको लिख दो सब नीचे सेल मेम्ब्रेन, इसको लिख दो न्यूक्लियस, इसको लिख दो रिसेप्टर कहां पर? न्यूक्लियस, और इसका कहां लिखोगे? सेल मेम्ब्रेन। जो आपने टेबल बना लिया उसके नीचे एरो करके ऐसे लिख दोगे, फिर वापस लाइनें लिख दोगे। वो कुछ समझ में आया मैं क्या बोला? प्रोटीन के सारे हार्मोन के रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन और कैटेकोलामाइन का भी सेल मेम्ब्रेन। बाकी जो बचे हुए स्टेरॉइड है और टायरोसिन है उसका न्यूक्लियस में। रिसेप्टर का मतलब तो समझते हो? रिसेप्टर इज लाइक ए की। रिसेप्टर इज लाइक ए की। रिसेप्टर ही हार्मोन को एक्सेप्ट करते हैं कहीं से आता है तो। बिना रिसेप्टर के कोई भी हार्मोन काम नहीं करता। ये अगर लिख लिया हो तो फिर मैं वो लैंग्वेज लिखवा दूं। लिख दिया? ठीक है, वेरी गुड। तो चलो ये लिख लो।
लिख लिया? हो गया क्या? एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी होती है, नाम लिखना चाहो तो लिख लो। नहीं देख लो। आज तो भाई थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा थैंक यू। आज तो सबसे ज्यादा ऐसा लग रहा था मिलनी चाहिए, मिल गई चाय। अब तुम पियो मत, तुम देखो बस, तुम बस देखो चाय को, मैं पीता हूँ। ज्यादा चाय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्टूडेंट लाइफ में, मैं अभी स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं 7:30 के बाद स्टूडेंट हूँ अभी। मैं कल शाम को बैठे बैठे पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते एकदम बीच में मेरे ख्याल आया कि दुनिया के सबसे पहले टीचर को किसने पढ़ाया होगा। आपके मन में ये ख्याल आता कभी है? कभी सोचते हो सबसे पहले टीचर को किसने पढ़ाया तो होगा? भाई अपने आप को ज्ञान कहां से आया होगा? भाई उसको भी किसी ने नर्सिंग पढ़ाई होगी ना, हमने किसी से पढ़ी, उसने किसी से पढ़ी, किसी और ने किसी से पढ़ी, किसी ने किसी से पढ़ी, तो पहली बार उसको किसने पढ़ाया है? ऐसे सवाल आपके माइंड में नहीं आते? नहीं आते? फिर नहीं आते तो अच्छी बात है। मेरे पढ़ते पढ़ते कल ऐसा ख्याल आया, लिख लिया आपने? अब मैं पढ़ाने से पहले आपके सामने कुछ आउटलाइन बनाऊंगा कि मैं कैसे कैसे एंडोक्राइन पढ़ाऊंगा, ताकि आपको कम से कम पता तो रहे। लिख लिया सबने? लिखा नहीं लिखा? आगे बढ़े। अब देखो इधर आओ, फोटो से ही पता चल रहा है ब्रेन में 3 है, हाइपोथैलेमस, उसके नीचे पिट्यूटरी, उसके ऊपर पीनियल, पीनियल साइड में रह जाती है ऊपर, थायराइड नेक रीजन में, मीडियस्टाइनम में थाइमस, लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक से मिड लाइन, एपिगैस्ट्रिक से लेफ्ट मिडिल की तरफ पेनक्रियाज, एड्रिनल द फ्लैंक रीजन में, ओवरी द पेल्विक रीजन में, टेस्टिस इंग्वाइनल रीजन में। होगी सारी? होगी पूरी। अब देखो ये बनाओगे, ये क्या बनाओगे भाई इसमें? ये कोई पढ़ने की चीज है? ये 5वीं क्लास की चीज है जो हम 4वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। देखो ग्लैंड काम करने के आधार पे 3 टाइप की होती है, ड्यूरेशन के आधार पे। एक होती है परमानेंट एंडोक्राइन ग्लैंड, 3 टाइप की, एक टेम्पररी और एक रिकरेंट। रिकरेंट का मतलब कल समझे आपको? कभी है कभी नहीं है, कभी है कभी नहीं है। तो जब फीमेल प्रेग्नेंट है तब है, तो उसमें रिकरेंट में नाम लिखो प्लेसेंटा एंड कॉर्पस लूटियम। टेम्पररी में एक ही नाम लिखोगे बेसिकली थाइमस, और परमानेंट बाकी बची हुई सारी। अब इसके आगे वाली जो स्लाइड है उसको बोलते हैं 100% रटने वाली स्लाइड। कितना परसेंट? 199 नहीं, 100% रटने वाली। ये कौन सी ग्लैंड का डेवलपमेंट कौन सी जर्म लेयर से होता है? 3 लेयर होती है। जर्मिनल लेयर कितनी होती है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। तो वैसे तो आपको याद हो जाएगा, 3-4 बार पढ़ोगे तो, छोटी छोटी है, बट फिर भी क्या कर सकते हैं। तो हमारी बॉडी का जो ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है कौन सी लेयर से बनता है? एक्टोडर्म। एपिडर्मिस कौन सी लेयर से बनती है? ब्रेन भी कौन सी लेयर से बनता है? अरे नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट कौन सी जर्मिनल लेयर से होता है? एक्टोडर्म। तो ब्रेन के अंदर जो भी ग्लैंड आएगी वो सारी एक्टोडर्म। ये लिख लिया? हो गया क्या? अब ये की बात है रटने की। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो कौन कौन सी लेयर से बनती है? या तो एंडोडर्म से, या एक्टोडर्म से, या मेसोडर्म। मेसोडर्म से बनती है एड्रिनल कॉर्टेक्स, एंडोडर्म से पेनक्रियाज थायराइड, मेन मेन ये याद रखने होते हैं, और एक्टोडर्म से पिट्यूटरी और एड्रिनल मेडुला, पीनियल। इस आगे उधर पैरा थायराइड और थाइमस आगे। ये हो गया आपकी याद रखने वाली, रटने वाली बात। उधर हो गया P2 T2 एड्रिनल कॉर्टेक्स, इधर हो गया PAP। जैसे भी रटो तुम रट लो, इसको तो रटना ही पड़ेगा भाई। 80-20 है थोड़ा बहुत, क्या कर सकते हैं? 80-20 को सहन कर सकते हो और तो क्या कर सकते हो? और कोई ऑप्शन है?
और मैं बता रहा हूँ, मैं एमएसएन पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं क्लास जब स्टार्ट करूंगा उससे पहले पूछूंगा क्वेश्चन। तुम सोचो कि हाँ पढ़ा दी सीएचएन जैसे हो गई पूरी, वो मैं बहुत हालत खराब करूंगा, बता रहा हूँ मैं। जब डिजीज कंडीशन स्टार्ट होने दो, मैं एक एक बंदे को रोजाना जिस जो मेरा मन होगा उसको यहाँ खड़ा करूंगा, उसकी सीट पे जाके बैठूंगा, फिर बोलूंगा पूरी डिजीज के बारे में बताओ। सच कह रहा हूँ, पहले कह रहा हूँ, ऑल मेंटली प्रिपेयर रहना इस चीज के लिए। किसी को भी वहां से खड़े होके यहाँ खड़े हो जाओ, फिर देख लेना, और बहुत अच्छे से जवाब देना पड़ेगा आपको, और जिस किसी ने रट रखा होगा वो नहीं दे पाएगा यहाँ। तो पहले ही ध्यान रखना, कंसंट्रेट करना, ज्यादा नहीं है। मैं आपका एंडोक्राइन आराम से लिखवा के सब मिला के मैं आपका 20 घंटे में करवा दूंगा। 20 घंटे का मतलब 10 क्लास में पूरा करवा दूंगा। हो सकता है 11 क्लास लग जाए, बट ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, पूरा करवा देंगे बहुत अच्छे से। आपको याद पूरा होगा ये भी ठीक है, तो प्लीज थोड़ा मैनेज कोऑपरेट करना, तो याद हो जाएगा, और नहीं तो फिर वहां एंडोक्राइन सिस्टम ये ऐसा होगा, या तो पूरा समझ में आएगा या बिल्कुल भी नहीं आएगा। और मैं कहता हूं कि पूरा ही समझ में आएगा अगर आप मेरी बात मान लोगे तो, और या तो बिल्कुल नहीं आएगा। जो इंटरेस्टेड नहीं है उनको नहीं आएगा तो नहीं आएगा। जो एक दिन आगे हार्मोन पढ़ा रहे हैं, जिस दिन आ रहे डिजीज पढ़ा रहे हैं उस दिन नहीं आ रहे, कॉम्प्लिकेशन वाले दिन आ रहे हैं, ट्रीटमेंट में नहीं आ रहे हैं, तो फिर उनको कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, फिर दिक्कत है। आगे बढ़ो, ये हो गया। अब देखो, अब एक बात सुनते हैं, हमें पढ़ाने से पहले आपको कुछ बातें क्लियर कर देता हूं। सबसे ऊपर होती है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में सीधा सीधा बता दूंगा और कुछ नहीं करूंगा। हाइपोथैलेमस की मैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और इसके हार्मोन, 3 चीजें बताऊंगा। हार्मोन का कॉलम छुड़वाऊंगा खाली 2 घंटे के लिए, ठीक है? क्यों, उसका एक रीजन है। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको, हम सुनना यहीं से होगा खेल स्टार्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड। पूरी बात सुनना, कैसे पढ़ेंगे पूरा एंडोक्राइन, ये समझना जरूरी है। अपन स्टार्ट करेंगे ब्रेन से, मैं पढ़ाऊंगा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने पार्ट होते हैं? मोस्टली 3, लेकिन तीसरा कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंटरमीडिएट ज्यादा वैल्यू नहीं है, तो इसके 2, एक होती है एंटीरियर पिट्यूटरी, एक होती है पोस्टीरियर। तो हम इनकी क्या पढ़ेंगे, एनाटॉमी और फिर वेरी शॉर्ट वेरी स्वीट, बहुत 5-7 लाइन में, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, सटाक से फिनिश कर देंगे, एनाटॉमी पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं एनाटॉमी में बैठेंगे पूरी क्लास, ये होगी पूरा पिट्यूटरी खत्म। जो है पिट्यूटरी खत्म होगी, अब पिट्यूटरी के 2 पार्ट, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के क्या बताऊंगा आपको, हार्मोन, हर एक हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट हुआ, हाइपोथैलेमस ने इसके ऊपर कैसे स्टिमुलेट किया, किसके ऊपर काम किया, कब बढ़ता है कब कम होता है, इसके 5-6 हार्मोन है। ये जब बताऊंगा तब मैंने हाइपोथैलेमस में हार्मोन की जगह खाली छुड़वा रखी है, इसके साथ में इसका रिलेशन है, तो मैं बता दूंगा ये हार्मोन इसको रेगुलेट करता है, वो वापस बढ़वा दूंगा, जो लाइन है वो 7 हार्मोन है, वहां पूरे करवा देंगे। ये ऐसे हार्मोन पढ़ेंगे कितने, 5-6 जो भी होंगे वो। फिर पोस्टीरियर, अब देखो, अब पूरी बात सुनना, जो ये हार्मोन खत्म होंगे मैं 2 लाइनें लिखूंगा सिर्फ, या तो एंटीरियर पिट्यूटरी का लेवल ज्यादा हो सकता है या एंटीरियर पिट्यूटरी का लेवल कम हो सकता है। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन ज्यादा होते हैं, उसको हम हाइपर पिट्यूटरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, याद नहीं करना, ज्यादा है हाइपर, कम है हाइपो, और एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन कम होते हैं, उसको हाइपो पिट्यूटरिज्म बोलते हैं, ठीक है? अब आपको पता है जब भी आप पिट्यूटरी की बात करते हो तो पिट्यूटरी का मोस्ट कॉमन हार्मोन कौन सा है, ग्रोथ हार्मोन। कौन सा है, ग्रोथ हार्मोन। तो मैं बोल दूं हाइपर पिट्यूटरिज्म में हाइट ज्यादा होगी, तो जब भी मैं बात करूंगा कि पिट्यूटरी के हार्मोन ज्यादा हो गए, एक्रोमेगली और गिगेंटिज्म की बात करूंगा। जब भी मैं बोलूंगा एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन कम हो गए, मैं ड्वार्फिज्म की बात करूंगा, शॉर्ट हाइट की बात करूंगा, ठीक है? तो अब क्या होगा, यहाँ जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन पूरे होंगे 2 डिसऑर्डर बन जाएंगे, यहाँ हाइपर पिट्यूटरिज्म और हाइपो पिट्यूटरिज्म, इसमें एक्रोमेगली गिगेंटिज्म और इसमें ड्वार्फिज्म, ये 2 डिसऑर्डर पढ़ेंगे, ये 3 पूरे हो जाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के कितने हार्मोन होते हैं, 2। पहले इसकी एनाटॉमी पढ़ लेंगे, कैसे काम करती है ये पढ़ लेंगे। इसके 2 हार्मोन, कौन कौन सा, एडीएच और एक एडीएच कैसे काम करता है, ऑक्सीटोसिन कैसे काम, पहले इसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे, ठीक है? जो एडीएच की एनाटॉमी पूरी होगी 4 लाइन में, 5 लाइन में, 7 लाइन में, सीधे अपन चले जाएंगे एडीएच के डिसऑर्डर। एडीएच के कितने डिसऑर्डर, 2, ये 2 डिसऑर्डर हो गए। फिर आता है तीसरे नंबर पे एडीएच, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के 2 डिसऑर्डर, एडीएच या तो कम या एडीएच ज्यादा। एडीएच कम होता है उसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। अगर किसी को हाइपर पिट्यूटरिज्म याद है, हाइपो पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को डायबिटीज इंसिपिडस याद है, ऐसा एडीएच पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा खेल एक दूसरे का उल्टा चलेगा। तो हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, एसआई एडीएच। जिस किसी में एडीएच नहीं है उसको बोल देंगे डायबिटीज इंसिपिडस, ज्यादा है उसको बोल देंगे एसआई एडीएच। कितने डिसऑर्डर हो गए, 4, 2 एंटीरियर पिट्यूटरी के, 2 एडीएच के। ऑक्सीटोसिन ब्रेस्ट के ऊपर कैसे काम करता है, यूट्रस के ऊपर कैसे काम करता है, तुरंत पढ़ के समझ के फिनिश कर देंगे, इसका कोई डिसऑर्डर नहीं है। कैसे ब्रेस्ट के ऊपर कौन से मैकेनिज्म पे काम करता है, कौन सा यूट्रस के ऊपर करता है, ऐसा करके हमारी पिट्यूटरी फिनिश। फिर आएगी नेक्स्ट थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की एनाटॉमी, उसके फंक्शंस, उसके हार्मोन, उसके डिसऑर्डर, ऐसे करके उसको फिनिश कर देंगे। फिर हम पहुंचेंगे एड्रिनल, उसका भी सेम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हार्मोन के फंक्शन, फिर डिसऑर्डर। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? तो कहने का मतलब क्या है कि मैं जब हाइपोथैलेमस पढ़ाने के बाद में पिट्यूटरी पढ़ाऊंगा, पिट्यूटरी के हार्मोन बता के फिर उसके डिसऑर्डर का अपन लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है? हाइपोथैलेमस के बारे में बेसिक बात वैसे आप नर्वस सिस्टम में पढ़ लेते हो, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डायएन्सेफेलॉन का पार्ट है, पता है आपको? पढ़ रखा आपने, ब्रेन के पार्ट होता है डायएन्सेफेलॉन, मेटेनसेफेलॉन, एनानसेफेलॉन, जो ठीक है, ठीक है? आपको अच्छे से पता है इसका वजन वेट के अकॉर्डिंग होता है, 4 ग्राम से लेकर 8 ग्राम के बीच में होता है। तो मैंने रेंज ऐसे लिख दी 7 ग्राम। लोकेशन हाइपोथैलेमस, हाइपो का मतलब क्या होता है, नीचे, तो ये थैलेमस के सामने और नीचे की तरफ होता है, ठीक है? ऐसा होता है, जैसे एग्जांपल के लिए ये मैं बना रहा हूं, जैसे कि ये हाइपोथैलेमस है, ये थैलेमस से नीचे है, पिट्यूटरी से ऊपर है, थैलेमस से नीचे है, ठीक है? अब इसके फंक्शन देखना, इमीडिएटली अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी के ऊपर है लेकिन थैलेमस से नीचे है, ठीक है? इट हैव ऑस्मो रिसेप्टर, सो इसको आप 1 मिनट के लिए सुनना है। ये क्या करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। कौन से नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, ये भूख को कंट्रोल करता है, भूख समझते हो, हंगर। ये सैटिस्फैक्शन को कंट्रोल, सैटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है, सैटिस्फैक्शन फ्रॉम फूड, खाना कब खाना है ये भी हाइपोथैलेमस बताता है, और खाना हो गया है ये भी कौन बताता है, सैटिस्फैक्शन का मतलब है सैटिस्फैक्शन, फुल कि फुल हो गया स्टमक, ये भी उसको कंट्रोल करता है। तीसरी बात, ये थ्रस्ट को कंट्रोल करता है, इसीलिए ऑस्मो रिसेप्टर होता है इसमें, थ्रस्ट को कंट्रोल करता है, मतलब कितना पानी पीना है, कब पानी पीना है। अगर आप पानी नहीं पीते हो तो हमें डिहाइड्रेशन नहीं होता है, किसकी वजह से नहीं होता, हाइपोथैलेमस की वजह से नहीं होता। हाइपोथैलेमस ऐसा क्या करता है कि हम 15 घंटा पानी नहीं पीते, हमारी जान नहीं जाती, क्या रीजन है, कुछ करता है, वो हम पढ़ेंगे। ये क्या करता है, थ्रस्ट रेगुलेटरी सेंटर है, ये स्लीप रेगुलेटरी सेंटर है, ये इमोशन को भी अच्छे से मैनेज करना जानता है। इमोशनल मतलब इमोशनल ब्रोन, लाइक इमोशनल ब्रोन का दूसरा नाम क्या है, लिम्बिक सिस्टम, वेरी गुड। स्लीपिंग और वॉकिंग, कब उठना कब जागना, ये भी कौन डिसाइड करता है, हाइपोथैलेमस। सेक्सुअल बिहेवियर, डिजायर, लिबिडो, नो, यस, ये सारा कौन डिसाइड करता है, ये भी हाइपोथैलेमस डिसाइड करता है। मतलब बॉडी के ऑलमोस्ट एक्टिविटी हाइपोथैलेमस डिसाइड करता है। लेकिन वॉमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग, रेस्पिरेटरी, ये सारे मेडुला ऑब्लांगेटा तय करता है। स्नीजिंग,
कफिंग, रेस्पिरेशन, स्वोलोइंग और वोमिटिंग। इसका सेंटर कौन होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, हाइपोथैलेमस नहीं होता। वोमिटिंग का सेंटर भी कौन होता है? हाइपोथैलेमस नहीं होता। सीटीजेड रिसेप्टर कहां होते हैं? उधर होते हैं, तो इसका वो होता है। तो ये थोड़ा लिख लो इतना हाइपोथैलेमस के बारे में, फिर मैं समझाता हूं। ऑस्मो रिसेप्टर वाली बात आपको समझानी पड़ेगी, समझाऊंगा लेकिन सही जगह पे समझाऊंगा ताकि मेरे को 3-3 बार नहीं समझाना पड़े, समय की भी बचत हो जाए और आपके माइंड में भी चीजें कैच हो जाए। ऑस्मो का मतलब भी फ्लूइड होता है। ऑस्मोलैरिटी का मतलब फ्लूइड की होम्योस्टेसिस, ऑस्मोलैरिटी बैलेंस। तो ऑस्मो का मतलब भी फ्लूइड होता है। इसके अंदर एक ऑस्मो रिसेप्टर होता है, वो फ्लूइड को रेगुलेट करता है। टोटल हाइपोथैलेमस से 9 हार्मोन निकलते हैं, 9। हो गया? नहीं लिखा? लिख लिया क्या? बोल तो जाओ। अब देखो हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस के टोटल 9 हार्मोन होते हैं। कितने होते हैं? 9। अब सुनना, हार्मोन्स टोटल 9 होते हैं, उनमें से 7 हार्मोन होते हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी, एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी, एक्ट ऑन। 2 हार्मोन ऐसे होते हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाके स्टोर होते हैं। समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? तो टोटल हार्मोन 7 कौन कौन से आपको कभी नहीं रखना पड़ेगा, जब मैं एंटीरियर पिट्यूटरी पढ़ाऊंगा अपने आप याद हो जाएगा, इसलिए मैं इसकी 7 की जगह छुड़वाऊंगा। 7 की जगह जानबूझ के खाली छोड़ूंगा, मैं अभी आज ही बता दूंगा उसको, तुरंत पता चल जाएगा। अब स्टोर इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में 2 हार्मोन होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक एडीएच और ऑक्सीटोसिन। अब ऑस्मो रिसेप्टर पढ़ना पड़ेगा पहले, इसलिए मेरे को एडीएच बताना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्मो रिसेप्टर का रिलेशन कौन से हार्मोन से है? एडीएच से। ये इतना सा लिख लो, 7 की जगह छोड़ दो, 5-7 लाइनें छोड़ दो यहां पर। हो गया? एंटीरियर पिट्यूटरी वाले हार्मोन के बारे में कुछ नहीं बता रहा अभी, इतना लिख लिया ना आपने? अब सुनो, अब मैं आपके सामने एक इमेज बना रहा हूं, इमेज को समझना। ये हाइपोथैलेमस है, यहां पर हार्मोन बनता है एडीएच और यहां बनता है ऑक्सीटोसिन। सुनना, एडीएच, अच्छा हाइपोथैलेमस किसका? ब्रेन का पार्ट है, इसका मानते हो आप लोग? ये ब्रेन का पार्ट है, तो ब्रेन का कोई छोटा पार्ट, इसलिए हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो एडीएच हाइपोथैलेमस के कौन सी न्यूक्लियाई से बनता है? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, एसओएन, एसओएनए। एसओएन से कौन सा बनता है? एडीएच। सुना, याद रह जाएगा ये। ऑक्सीटोसिन कौन सी न्यूक्लियाई से बनता है? पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से बनता है, तो पीवीएनओ। एक याद कर लो बस, वो एसओएनए याद कर लो, अपने आप पीछे बच गया, क्वेश्चन आ सकता है कि ऑक्सीटोसिन कहां बनता है? हाइपोथैलेमस में। पुराना हो गया। हाइपोथैलेमस की कौन सी न्यूक्लियाई से ऑक्सीटोसिन बनता है? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से बनता है। ये बन गया। अब हाइपोथैलेमस से जस्ट नीचे कौन सी ग्लैंड होती है? पिट्यूटरी। कहां होती है हम बाद में बात करेंगे। पिट्यूटरी के फिलहाल 2 पार्ट कर देते हैं, इसको मैं कहता हूं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसको मैं कह देता हूं एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एडीएच बना कहां? यहां पर। स्टोर कहां होगा? यहां पर। ऑक्सीटोसिन भी कहां स्टोर होगा? यहां पर। समझ गए आप लोग? अब ऑस्मो रिसेप्टर क्या होता है? एडीएच के जस्ट आगे यहां पर एक रिसेप्टर होता है, उसको बोलते हैं ऑस्मो रिसेप्टर या फ्लूइड बैलेंस रिसेप्टर। ऑस्मो का मतलब भी फ्लूइड बैलेंस होता है। अब ये कैसे काम करता है देखना। एग्जांपल के लिए 2 पर्सन लेते हैं अपन। पहले लेते हैं पर्सन नंबर 1। एक कोई भी पर्सन है जो एनपीओ है, वो कुछ भी नहीं खा पा रहा है किसी कारण से, या तो उसे पानी मिला नहीं या वो पानी पिया नहीं, कोई भी रीजन हुआ पानी नहीं पिया। तो जब वो पानी नहीं पीता है, जब आप वो पानी पियोगे नहीं, आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब आप 10, 15, 20, 12 घंटे से पानी पीते हो तो यूरिन एकदम वाटर कलर का आता है या कंसंट्रेटेड आता है? कंसंट्रेटेड आता है, एकदम डायूरेसिस होता है। यूरिन आउटपुट कम हो जाता है कि ज्यादा हो जाता है? कम हो जाता है, ज्यादा? कम। तो एक मरीज एनपीओ है, वो पानी नहीं ले पा रहा है, तो हाइपोथैलेमस के पास में मैसेज जाता है कि ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है। ऑस्मोलैरिटी का मतलब समझते हैं आप लोग? ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या है? सोल्यूट की मात्रा ब्लड में। जब ब्लड में पानी नहीं है, इसका मतलब ब्लड क्या हो रहा है? गाढ़ा हो रहा है, कंसंट्रेटेड हो रहा है। तो हाइपोथैलेमस के पास में मैसेज जाता है कि सुनो क्या, हाँ, कि बंदे ने 15 घंटे से पानी नहीं पिया है, तो हाइपोथैलेमस मैसेज भेजता है इधर। सुनो भाई, हाइपोथैलेमस किसको मैसेज भेजता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, कि मैंने तेरे को दिया था एडीएच, क्या पड़ा है मेरे पास, तो तू किडनी के पास भेज दे। ये एडीएच, ये पा
एडीएच कहां जाता है? किडनी के पास जाता है। और किडनी को क्या बोलता है पता है? कि तेरे पास मेरा रिसेप्टर है। किडनी के कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के ऊपर एडीएच का रिसेप्टर होता है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के ऊपर एडीएच का रिसेप्टर होता है कि सुन, मैं तेरे को, क्योंकि बंदे ने 15 घंटे से पानी नहीं पिया है, तू क्या कर, एडीएच का लेवल बढ़ा दे। एडीएच का लेवल बढ़ा दे या कम कर दे? बढ़ा दे। अब क्या होगा, यहां से एडीएच का लेवल बढ़ जाएगा। हाइपोथैलेमस ने किसको ब्लड से मैसेज, हार्मोन का मतलब क्या है, जब बंदे ने 15 घंटे से पानी नहीं पिया तो उसके ब्लड गाढ़ा हो गया, उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई, हाइपोथैलेमस के पास मैसेज गया कि इस बंदे, क्योंकि ब्लड तो जाता ही है, हर सेकंड जाता है, मिली सेकंड में ब्लड जाता है हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस में क्या है, ऑस्मो रिसेप्टर है। ये तुरंत पकड़ लेता है कि मेरे पास जो ब्लड आ रहा है वो एकदम पतला नहीं है, ब्लड के अंदर जितना पानी होना चाहिए उतना नहीं है। तो वो पता करता क्यों नहीं है, क्योंकि बंदे ने पानी नहीं पिया होगा या निकल गया होगा, डायरिया वोमिटिंग हो गया, कुछ भी रीजन रहा होगा। कुल मिला के मेरे पास में जो ब्लड आ रहा है वो पतला नहीं है, थिन नहीं है, कंसंट्रेटेड है, क्योंकि इसका काम यही है कि ब्लड को पतला होने से बचाना, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना। एडीएच का मेन काम यही है कि ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना एडीएच का काम है। तो अब इसने बोला मेरा काम यही है कि मैं ब्लड बॉडी में कम नहीं होने दूं, पानी कम नहीं होने दूं, वरना पेशेंट को हाइपोटेंशन हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, शॉक में चला जाएगा। तो तुरंत ये मैसेज भेजता है कि मैंने तो एडीएच बना के तेरे को दे दिया था, तेरे पास है तो है, तो तू फटाफट किडनी के पास भेज। किडनी को बोलता है एडीएच का लेवल में बढ़ा दे, एडीएच का लेवल बढ़ा, एडीएच का लेवल बढ़ा, तो यूरिन आउटपुट कम हो गया। यूरिन आउटपुट कैसा हो गया? कम हो गया। यूरिन आउटपुट कम होगा तो यूरिन कैसा आएगा, कंसंट्रेटेड या डाइल्यूटेड? कंसंट्रेटेड आएगा, एकदम येलो कलर का यूरिन आएगा, प्योर येलो कलर का, डार्क कलर का यूरिन आएगा। और ऐसे करके बॉडी वापस रेगुलेट हो जाएगी। और इसका उल्टा, ये पर्सन नंबर 2, ये एक पर्सन है, ये ऑस्मो रिसेप्टर ने क्या किया, बैलेंस किया। दूसरा पर्सन नंबर 2, ऐसा कोई भी पर्सन है, पर्सन नंबर 2 जो बहुत ज्यादा पानी पीता है, इंक्रीज वाटर इंटेक, जैसे सर्दी के मौसम में ज्यादा पानी पी लिया आपने, ज्यादा जूस पी लिया या ज्यादा खा लिया या कुछ भी, पानी ज्यादा चला गया बॉडी में, वाटर ज्यादा ले लिया, तो वाटर गया कहां, बॉडी में। तो हाइपोथैलेमस के पास मैसेज जाता है कि पानी बहुत ज्यादा है, हिमोडाइल्यूशन हो रहा है। तो आप क्या करो, इसको बोलता है तेरे पास एडीएच है, हां, किडनी को बोल एडीएच को रिएक्ट कर, एडीएच का सीक्रेशन क्या कर दे, कम कर दे। ज्यादा पानी पी लोगे तो एडीएच का सीक्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब भी आप ज्यादा पानी पीते हो तो आपको पॉलीयूरिया होता है। क्या होता है? पॉलीयूरिया का मतलब यूरिन कैसा आएगा, पानी जैसा आएगा, जिसको बोल देंगे कैसा यूरिन, डाइल्यूटेड यूरिन। और जब तक आता रहेगा जब तक आपकी बॉडी का लेवल नॉर्मल नहीं हो जाए, जब तक आता रहेगा जब तक कि नॉर्मल नहीं हो जाए। जो ही आपकी बॉडी का लेवल नॉर्मल हो जाएगा, आपको यूरिन येलो कलर का, नॉर्मल येलो कलर का आना शुरू हो जाएगा। और भयंकर पानी पी लेते हो ना, आपका यूरिन एकदम वाटर कलर का आना शुरू हो जाता है। जो ही वो वाटर निकल जाता है, आपका यूरिन वापस नॉर्मल हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? जब आप बहुत कम पानी पीते हो तो यूरिन ऐसा आता है, जब पानी पी लेते हो तो यूरिन का वापस कलर एकदम नॉर्मल कलर का हो जाता है। सही है? तो ये ऑस्मो रिसेप्टर एडीएच का काम है। किसके थ्रू? एडीएच के थ्रू। ऑस्मो रिसेप्टर एडीएच, फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, फिर किडनी को। ये बेसिक बात है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, बस समझाने के लिए। अब ये डिसऑर्डर कैसे होगा, ये थोड़ी अलग चीज है। ये मैं नॉर्मल मैकेनिज्म बताऊं कि हाइपोथैलेमस ऑस्मो रिसेप्टर के थ्रू काम कैसे करता है। तो क्या क्या याद रख सकते हैं कि जब भी पेशेंट पानी नहीं पीता है तो एडीएच का लेवल बढ़ के उसको रेगुलेट करने का काम होता है। जब भी पानी ज्यादा पीता है एडीएच सप्रेस हो जाता है। ये नॉर्मल है, डिसऑर्डर नहीं है। ये बॉडी को सर्वाइव करने के लिए नॉर्मल फीचर है कि हम ज्यादा पानी पीते हैं तो एडीएच कम हो जाता है, और जब हम कम पानी पीते हैं तो एडीएच बढ़ जाता है। ये नॉर्मल फीचर है, डिसऑर्डर नहीं है। डिसऑर्डर इसका उल्टा होगा कि ऐसा होना चाहिए था, नहीं हुआ तो प्रॉब्लम होगी। जब हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे तो इसका अपोजिट पढ़ेंगे कि होना ये चाहिए था, हुआ नहीं। तो आपको ये समझ में आया हाइपोथैलेमस कैसे काम करता है? ज्यादा पानी पीते हो तो हमें पॉलीयूरिया क्यों होता है, कम पानी पीते हैं तो कंसंट्रेटेड यूरिन क्यों आता है। जब तक बॉडी बैलेंस नहीं होती हाइपोथैलेमस ये काम करता रहता है। इसको बनाना चाहो तो बना लो। अच्छा, एक छोटा सा सवाल पूछूं, एडीएच का फुल फॉर्म क्या है? एंटी डायूरेटिक। क्वेश्चन मेरा यह है, एडीएच का फंक्शन क्या है? इंक्रीज यूरिन आउटपुट या डिक्रीज यूरिन आउटपुट? दोनों काम थोड़ी है, एक ही काम होगा, दोनों कैसे होगा? इसको तुम लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिए हो, कोई हद नहीं। एंटी डायूरेटिक, ऐसा हार्मोन जो पॉलीयूरिया को कम करे, मतलब डिक्रीज यूरिन आउटपुट। तो एडीएच बढ़ता है तो यूरिन आउटपुट कम होता है। तो एडीएच का फंक्शन क्या है? यूरिन आउटपुट को कम करना। एडीएच का फंक्शन क्या है? यूरिन आउटपुट को कम करना। याद रखना, नाम यही है, एंटी डाई, देखो नाम पढ़ो, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ऐसा हार्मोन जो डायूरेसिस के अगेंस्ट में काम करे। डायूरेसिस का मतलब पॉलीयूरिया, ऐसा हार्मोन जो पॉलीयूरिया नहीं होने दे। तो यूरिन आउटपुट को कम करता है एडीएच, बढ़ाता नहीं है। तो जब आप डिसऑर्डर पढ़ोगे तो आपको एक ही बात याद रखनी है, एडीएच ज्यादा यूरिन आउटपुट कम, एडीएच कम यूरिन आउटपुट ज्यादा, वो दो डिजीज फिनिश। इस एक वर्ड से आपकी दो डिजीज पूरी हो जाएगी, डायबिटीज इंसिपिडस और ऐसा, सिर्फ एक वर्ड से। डायबिटीज इंसिपिडस में एडीएच कम तो पॉलीयूरिया। अब पॉलीयूरिया होता है तो क्या क्या होता है आपको सब पता है, बॉडी में से पानी लॉस, तो बीपी कम, पल्स रेट ज्यादा, डिहाइड्रेशन, सनकेन, फोंटानेल्स, वो सारे डिहाइड्रेशन के फीचर्स, कुछ भी याद नहीं रखना, डिहाइड्रेशन हो गया खत्म, डायबिटीज इंसिपिडस पूरा। और जो आप इसका उल्टा पढ़ोगे ऐसा एडीएच, मन में एक चीज याद रखना, यूरिन आउटपुट कम, कितना भी पानी पी लो यूरिन आउटपुट कम, इसका मतलब पानी कहां है, बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, तो बीपी ज्यादा या कम, ज्यादा, वो सारा याद हो जाएगा। सिंपल तरीका, कुछ भी ज्यादा रटने की जरूरत ही नहीं होगी। एक मिटा दो क्या? अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ूंगा तो आपको और पता चलेगा कि ये तो हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी है। अब हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में कनेक्शन तो होता ही है, हार्मोन भी आते हैं, सारे ब्लड सर्कुलेशन भी होता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच में भी कनेक्शन होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच में भी कनेक्शन होता है, वो हम पिट्यूटरी ग्लैंड में पढ़ेंगे। तो मैंने पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दोनों एडीएच और ऑक्सीटोसिन के बारे में बेसिक नाम बता दिया है, और एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन अभी हाइपोथैलेमस वाले बाकी है। मिटा दूं क्या अब? ठीक है, तो ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियाई एडीएच, पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई ऑक्सीटोसिन, ये पोस्टीरियर लोब है, ये दोनों स्टोर हो रखी है। हाइपोथैलेमस और हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस क्यों बोलते हैं पिट्यूटरी को, हम अभी पिट्यूटरी पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। पिट्यूटरी का दूसरा नाम होता है हाइपोफाइसिस सेरेब्राई। क्यों बोलते हैं उसका कोई रीजन है, ऐसे नहीं नाम पड़ा। ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये हाइपोथैलेमस है,
ये पिट्यूटरी है, तो हाइपोथैलेमस हाइपोफाइसिस ट्रैक। हाइपोथैलेमस और हाइपोफाइसिस के बीच में जो ट्रैक होता है, जैसे जोधपुर टू दिल्ली, तो क्या बोलोगे? जोधपुर टू दिल्ली हाईवे। तो कोई इसमें याद रखने वाली बात ही नहीं है। हाइपोथैलेमस से हाइपोफाइसिस के बीच वाले रास्ते को क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस हाइपोफाइसिस ट्रैक। क्योंकि हाइपोफाइसिस कौन सी ग्लैंड को बोलते हैं? पिट्यूटरी को। तो और कुछ नहीं, ऑक्सीटोसिन यूट्रस और ब्रेस्ट के ऊपर काम करेगा। कैसे करेगा हम पढ़ेंगे। एंटीडाययूरेटिक किडनी के ऊपर काम करेगा। कैसे करेगा हम और पढ़ेंगे डिसऑर्डर में। अभी तो सब बेसिक बताया है और पढ़ेंगे, ठीक है। ये बेसिक बात खत्म हो गई, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। इसमें दो न्यूक्लियाई ये मैंने लिखवा दिया, सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियाई एडीएच, पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई ऑक्सीटोसिन्स। यहां तक कोई डाउट है किसी को? कुछ भी डाउट हो आप कभी भी बता सकते हो आराम से। सर ये समझ में नहीं आया वापस बताओ, तो मैं वापस बता दूंगा। अगर रीजनल जेन्युइन डाउट हुआ तो वो ऐसे ही हो गया, सर ये 2 और 2 4 क्यों होते हैं? फिर तो जीन्सर सिंड्रोम है। जीन्सर सिंड्रोम समझते हो? अरे साइकियाट्रिक में नहीं पढ़ा, अप्रोक्सीमेट आंसर, उसको ऑर्बिटल बोलते हैं। जानबूझ के गलत जवाब देना। 2 और 2 कितने? 5। मेरी गाय के पैर कितने? 6। अच्छा सुनो, अब आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये लिख रहे हो? हाँ लिखो भाई। क्या लिखोगे इसमें? समझा तो दिया, लिख लो लिख लो, बाकी रह जाएगा फिर। पूरा समझ में आना चाहिए, ऐसे पूरे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो जाना चाहिए आप। हो गया? हाँ बोलो। डन। अब देखो नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। मेरे को कोई बता दो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आप कितना जानते हो? इतना सा कितना सा कितना भी? कौन बोला ये? जो भी आप बताए, कोई बताना चाहे तो बोल सकते हैं। कोई? अरे कोई तो आप भटका हुआ होगा, बता दो। मैं क्यों बताऊं? हाँ सर समय, सर आप भी बताओ, लड़कों से पूछूंगा। आगे लड़के देखे भी नहीं जाते, कहीं है ही नहीं। आगे बैठना शुरू करो तुम भी। हाँ है? ए चुप रहो। देखो थोड़ा सिस्टमेटिक बताओ। पिट्यूटरी ग्लैंड 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर और एंटीरियर का दूसरा नाम क्या है ये बोलो? एडिनो हाइपोफाइसिस। अच्छा पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस क्यों बोलते हैं? हाइपो का मतलब क्या होता है? नीचे। फाइसिस का मतलब यहाँ पर क्या होता है? ये ब्रेन से रिलेटेड है। तो आपका जो क्रेनियम कैविटी है उसके ऊपर नहीं है, यहाँ पर है पिट्यूटरी, ज्यादा दूर नहीं है, यहीं पर है, जस्ट ब्रेन के बेस पे है। तो और कौन से एरिया में? सेरेब्रम में। तो पूरा नाम क्या है? एंटी पिट्यूटरी छोड़ो एक बार। पिट्यूटरी का दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस सेरेब्राई। ऐसी ग्लैंड जो ब्रेन के नीचे वाले या बेस में होती है, जहां से ब्रेन यहां से स्टार्ट होता है वहीं पे होती है। ये मटर के दाने के जैसी होती है। कैसी होती है? पी शेप। इसका वेट 0.5 ग्राम ओनली। कितना? मतलब 500 mg, ज्यादा नहीं है, लेकिन पूरी एंडोक्राइन ग्लैंड को रेगुलेट करती है। इवन सबसे बड़ा होना अच्छी बात नहीं है, अंदर लक्षण होना जरूरी है। तो हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन है? बैठो। सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन है? थायराइड। लेकिन उसको भी रेगुलेट कौन करती है? इसका मतलब सबसे बड़ी तो थायराइड है, सारी ग्लैंड नहीं कह रहा हूं, एंडोक्राइन। सबसे बड़ी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है? लीवर। एक्सोक्राइन लीवर, एंडोक्राइन थायराइड। और बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन, वो कोई मैटर नहीं करता। अब बॉडी की सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड है, लेकिन थायराइड को भी रेगुलेट कौन करती है? पिट्यूटरी। इसीलिए पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। हाइपोफाइसिस सेरेब्राई बोलते हैं, ब्रेन के बेस पे होती है। अब जब पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, इसके पास से ऑप्टिक नर्व गुजरती है। कौन गुजरती है? ऑप्टिक नर्व का एक जंक्शन होता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिक कियास। क्या बोलते हैं? जब ऑप्टिक नर्व गुजरती है, वो तो फिक्स रहेगी। ऑप्टिक नर्व का सर्कल तो ये रहेगा एरिया। जब भी पिट्यूटरी का ट्यूमर होगा, ट्यूमर का मतलब क्या? साइज बढ़ना, यस और नो? तो जब साइज बढ़ेगी तो ऑप्टिक नर्व क्या हो जाएगी? कंप्रेस। तो जब भी पिट्यूटरी का ट्यूमर होता है तो ब्लाइंडनेस होता है, मोस्ट प्रोबेबली। क्या होता है? क्यों होता है? ऑप्टिक नर्व कंप्रेस हो जाती है। तो यहां से बंदे ने जो भी देखा वो ब्रेन तक जाएगा नहीं। विजुअल सेंटर का होता है ऑक्सीपिटल में, तो यहां से आपने जो सेंस लिया वो ब्रेन तक नहीं जाएगा। तो आपने क्या देखा ये ब्रेन को कौन बताएगा? इसका मतलब ब्लाइंडनेस हो जाता है, ऑप्टिक याद में कंप्रेस हो जाती है। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है। अच्छा ऑक्सीपिटल एरिया को विजन एरिया बोलते हैं। इसको एरिया नंबर कौन सा है? 17। एरिया नंबर 17 नंबर एरिया। ब्रेन में 42 एरिया, उसमें से 17 नंबर एरिया को बोलते हैं ऑक्सीपिटल एरिया को। विजुअल एरिया होता है, ठीक है, ये बात भी ठीक है। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये अलग अलग बनती है, इसके 2 पार्ट, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। एंटीरियर जो मैंने बोला ये ब्रेन के नीचे वाले हिस्से में होती है। तो एंटीरियर जो ग्लैंड होती है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी, वो जब बच्चा बन रहा होता है, लेस देन 8 वीक एम्ब्रियो होता है, तब जब बच्चे का तो नेजोफेरिंक्स बनता है ना, तो कई बार नेजोफेरिंक्स का बचा हुआ कुछ पार्ट होता है, उससे बनती है। देखो मतलब इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन नेजोफेरिंक्स के बचे हुए पार्ट से बनता है। द रेमिनेंट ऑफ द नेजोफेरिंक्स इज कॉल्ड रैप के पाउच। क्या बोलते हैं इसको? एंटीरियर पिट्यूटरी नेजोफेरिंक्स के रेमिनेंट, रेमिनेंट का मतलब होता है स्कार, ऑब्लिटरेंस, बचा हुआ पार्ट। तो रैप के पाउच से मिलकर बनती है। क्योंकि नेजोफेरिंक्स एक टाइप की ग्लैंड है, इसीलिए अपन लोग एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस किसको बोलते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नेजोफेरिंक्स के रैप के पाउच से बनती है। टोटल पिट्यूटरी का वेट कितना होता है? 0.5 ग्राम। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड नर्वस टिश्यू से मिलकर बनती है। नर्वस टिश्यू मतलब न्यूरोनल प्रोजेक्शन। अब पूरे नर्वस से तो नहीं बनेगी, नर्वस टिश्यू के कुछ पार्ट से मिलकर बनती है, तो मैं बोल दूं प्रोजेक्शन। तो न्यूरोनल प्रोजेक्शन से मिलकर बनती है। इसमें एक स्पेशल टाइप की सेल होती है, उस सेल को बोलते हैं पिट्यूसाइड सेल। कौन सी सेल? तो इसीलिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस? क्योंकि ये नर्वस टिश्यू से मिलकर बनती है। क्या ये बात समझ में आई?
जो नर्वस टिश्यू से मिलकर बने वो न्यूरो हाइपोफाइसिस, जो नेजोफेरिंक्स के रहत के पाउच से मिलकर बने वो एडिनो हाइपोफाइसिस, फिर दोनों मिलकर एक हो जाती होती नहीं है, बाद में एक हो जाती है, बीच में थोड़ा सा दिखता है पर वो ज्यादा मैटर नहीं करता। अब एक होगी एंटीरियर, एक होगी पोस्टीरियर, बीच में थोड़ी सी जगह रह जाती है जिसका ज्यादा कोई रोल नहीं है, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट पिट्यूटरी, ज्यादा उसका कोई रोल पड़ते भी नहीं है। बोलो ये पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई। अब पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के नीचे वाले हिस्से में है, तो ये सारी भी सारी हाइपोथैलेमस के छोड़ के सारी एंडोक्राइन ग्लैंड को रेगुलेट करती है। अपना हार्मोन थायराइड के पास भी भेजती है, एड्रिनल के पास भी भेजती है, एक मैक्सिमम ग्लैंड के पास भेजती है, ओवरी के पास भी भेजती है, टेस्टिस के पास भी भेजती है। इसका मतलब ये मास्टर ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है? क्या ये समझ में आ गया पिट्यूटरी के बारे में पूरा? कोई डाउट? अब एंटीरियर पिट्यूटरी है तो उसका भी हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्शन होगा। क्यों होगा कनेक्शन? क्योंकि हाइपोथैलेमस जो हार्मोन रिलीज करेगा तो मैसेज ब्लड के थ्रू भी तो जाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन भी तो होता है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ भी हो सकता है, हाइपोथैलेमस का पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ भी कनेक्शन होता है, तो कनेक्शन के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या क्या लिखोगे? कौन है बार-बार? उसको पता नहीं, क्लास ले रहे हैं जो भी है, नहीं उठा रहा, जाओ जो करना कर लो। पता नहीं कौन लोग है ये साइलेंट, मैं सुन ही नहीं रहा। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड लाई इन हाइपोफाइसिस फोसा। अच्छा एक बात, बढ़िया बात, तो आपको पता ही नहीं है, आपने बोन पढ़ी होगी, क्रेनियम बोन पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो पढ़ लोगे। स्केलेटल सिस्टम में कहीं पर लगभग कितनी बोन होती है? 1 14 और 8 22, 6 28 और 1 29, यहां तक टोटल कितनी बोन होती है? 29 बोन होती है। याद है किसी को 29 नेम? किसको याद है? ये एक कौन सी होती है? हायोइड, गले वाली हड्डी। 6 कौन सी होती है? 3 ये और 3 ये, स्टेपिस, मेलियस, इंकस, एमआईएस, 3 इधर और 3 इधर, ईओसिकल्स बोलते हैं। थर्ड कौन सी होती है? कौन सी? पेराइटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, याद है कुछ? और फेस वाली बोन होती है 14, उसके अंदर इथेमोइड, स्पेनोइड, कॉन्चा, नेजल, मैंडिबल, मैक्सिलर, वो सारी आपको याद है? तो उसमें एक बोन होती है स्पेनोइड बोन। कौन सी बोन? स्पेनोइड बोन। अब सुनना, वो कहां होती है? जस्ट आंखों के ऊपर वाली साइड, यहां पर होती है। अब स्पेनोइड बोन का एक ऐसा खोपचा है, ऐसा यूनोरोड खोपचा, मतलब फोसा, उसके अंदर ये पिट्यूटरी रहती है, ऐसे ऐसे। उस खोपचे का नाम है सेला टर्सिका। क्या नाम है? क्वेश्चन आ सकता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन क्या है? स्पेनोइड बोन का एक फोसा, उस फोसे का नाम क्या है? सेला टर्सिका। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सी बोन के फोसा में सिचुएटेड रहती है? सेला टर्सिका। कौन सी बोन का? स्पेनोइड बोन का। वो कहां पर होता है? ब्रेन के बेस पार्ट में होता है। समझ में आई बात ये? तो लिखो लाइन hypophysis fossa of the sphenoid bone in the sella turcica near optic chiasm, also known as the master gland, also known as hypophysis cerebri। जो लाइन समझ में नहीं आए पूछ सकते हैं, हर एक लाइन का उचित जवाब दिया जाएगा। उचित का मतलब सही, उचित का मतलब सही तो होता है, तो फिर ऐसे उचित का क्या मतलब हुआ? सही तो हुआ भाई, तो रेलेवेंट होगा आंसर दिया जाएगा। तो कुछ भी पूछ लो आंसर नहीं मिलेगा, बट लेकिन आप सबको सही आंसर दिया जाएगा। लिख लो तो बता देना, नहीं लिखा? 2 लाइनें हैं। आगे बढ़े, हाईलाइट रखना पास में है, सच कह रहा हूं। फिर कौन सा इंपॉर्टेंट है क्लास में, एग्जाम के टाइम पर रिवीजन कैसे करोगे? मिटा दो। अब देखो, शेप पी से, पी मतलब वही मैटर के, वेट 0.5 ग्राम, कलर रेड ब्राउन, कोई इंपॉर्टेंट कलर इज नॉट इंपॉर्टेंट। किसके कितने पार्ट? 3, एंटीरियर पिट्यूटरी, सॉरी एडिनो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, न्यूरो हाइपोफाइसिस, और तीसरी वाली जो होती है वो इंटरमीडिएट, कोई रोल नहीं। देखो अब सुनो, समझा चुका हूं पूरा। एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। ये बनती है एक ग्लैंड के छोटे से पार्ट से, एपिथेलियल टिश्यू ऑफ द रेथ के पाउच ऑफ द नेजोफेरिंक्स। और ये तो बात समझ में आ गई। अब ये क्या है? हाइपोथैलेमस है। अब ये तो कंफर्म पता है कि आपस में कनेक्शन तो हो गई, तो ये माना कि एंटीरियर पिट्यूटरी है, तो हाइपोथैलेमस से ये कनेक्ट रहती है एक स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब होता है पोर्टल ब्लड फ्लो। पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच में एक ब्लड फ्लो पाया जाता है, उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम। उसका दूसरा नाम होता है स्पैक, स्पैक के थ्रू। अब नेक्स्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी, उसका दूसरा नाम न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये किससे मिलकर बनती है? नर्वस टिश्यू या न्यूरोनल प्रोजेक्शन या एक सेल जिसका नाम पिट्यूसाइड सेल। ये हाइपोथैलेमस के साथ में कनेक्टेड होती है, हाइपोथैलेमस हाइपोफाइसिस ट्रैक्ट, जो हम लास्ट वाली फोटो में भी देख चुके हैं। हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइसिस ट्रैक्ट के थ्रू कनेक्टेड रहती है। कोई डाउट है किसी को? किसी को छोटा मोटा डाउट प्लीज आप बता सकते हैं। हाँ मैम, क्या हुआ? कुछ भी डाउट नहीं। और एक बात और, एक बार पढ़ते ही कोई चीज समझ में आए ये गारंटी नहीं होती, लेकिन वापस रिवीजन करते ही पक्का समझ में आ जाएगा। वापस रिवीजन करते ही, और अपने अपने रूम जाके अपने साथ वाले कली को बताना जरूर है, आज मैं तेरे को एंडोक्राइन पढ़ाती हूँ, या तुम भी बोल रहे हो मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, अपने साथ वालों को बोलना मैं पढ़ाता हूँ तुझे आज, तो बैठ आज मैं तुम्हारा ट्यूशन टीचर, ऐसे करके चलो आज हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, ऐसे स्टार्ट कर देना। फिर ऐसे रिवीजन करोगे तो आपका काम हो जाएगा। बिना रिवीजन के कोई चीज इजी नहीं होती भाई। अच्छा एक बात बताओ, आप भयंकर प्रैक्टिस करो, भयंकर प्रैक्टिस करो, सिर्फ प्रैक्टिस से सब कुछ हो सकता है? क्या हो सकता है? तो उसके लिए क्या होना जरूरी है? क्या होना? अरे भयंकर, मैं आपको बोल दूं आप 50 बार इस बुक को रटोगे तो आप याद कर लोगे, या आप 50,000 बार ट्राई करोगे तो आप नीरज चोपड़ा बन जाओगे। क्या पॉसिबल है?
मैं कहता हूं आप 50 लाख बार कोशिश करोगे सचिन तेंदुलकर बन जाओगे, पॉसिबल है? तो उसके लिए क्या होना जरूरी है? क्या पता नहीं क्या बोल रहे, क्या होना जरूरी है? अच्छा, प्रैक्टिस से सब कुछ हो सकता है। अगर एक कोई कौवा है, ठीक है, उसको इतनी प्रैक्टिस करवाए कि वो आवाज से कोयल बन जाए, वो बन जाएगा? बन सकता है? नहीं बन सकता। ये मैं किसी बुक में पढ़ा था, एक मारवाड़ी में हिंदी में एक डायलॉग है कि पत्थर पे वो मतलब रस्सी के घिसने से एक दिन वो निशान पड़ जाता है, क्या बोलते हैं उसको, जड़मती होते सुजान, क्या है वो डायलॉग? जड़मती होते करत करत अभ्यास के जड़मती होते सुजान, ज्यादा अभ्यास करने से रस्सी घिस जाएगी लेकिन जड़मती सुजान होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। सच में, इसीलिए मैं बुक में पढ़ रहा था, इसीलिए ये बोला जाता है कि आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वही काम करना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट सिंगिंग में है और आपको नर्सिंग ऑफिसर बनाने में लगा दिया तो तुम कितनी भी प्रैक्टिस कर लो अच्छे नर्सिंग ऑफिसर नहीं बनोगे। और अगर आपका इंटरेस्ट क्रिकेट में है और आपको कबड्डी खेलने भेज दिया तो आप अच्छे कबड्डी के प्लेयर नहीं बन पाओगे। तो कुछ न कुछ रोल जेनेटिक होता है, ये मानो या मत मानो। नहीं होता, मानते हो नहीं मानते इस बात को? मैं तो मानता हूं, सारा प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता। होता तो है भाई, आप मानो मत मानो, आपकी मर्जी है। हाँ, करते जाओ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस बोलते जाओ, एक दिन प्रैक्टिस वर्ड उलझ जाएगा जुबान में। आप 100 बार प्रैक्टिस बोल के दिखाओ, चाहे अगली बार प्रैक्टिस नहीं लेगा, प्रैक्टिस हो जा। ऐसा कुछ नहीं होता है, आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वो काम करना चाहिए। आगे बढ़ू। अच्छा, आप में से ऐसे कौन कौन है जो नर्सिंग करके, नर्सिंग ऑफिसर की पढ़ाई करने के बाद भी अपने प्रोफेशन से खुश नहीं है? इधर किसी ने हाथ खड़ा किया, कौन था? कौन खुश नहीं है नर्सिंग प्रोफेसर कैसे, मतलब कोचिंग? कौन है खुश नहीं है, अपने प्रोफेशन से हैप्पी नहीं है? कोई है? कहाँ? अच्छा, आप खुश नहीं, और कोई? इधर किसने हाथ खड़ा किया था? आप नहीं हो खुश? अच्छा, और कोई? आप ही नहीं हो? वेरी गुड। मैम क्यों नहीं खुश हो, आप बता पाओगे? क्या होते? छलनी मतलब फिल्टर? झगड़े? झगड़े कौन से में नहीं होते? ये इसका मतलब ये हम जीना छोड़ दें, ये कोई बात नहीं, ये वो झगड़े ज्यादा होते हैं। अरे तुम लकी हो, झगड़े नहीं होते। झगड़े भी होते हैं ना तो कोई फीमेल नर्सिंग ऑफिसर के ऊपर हाथ नहीं उठाता, यू आर लकी। हाँ, झगड़े करने को छोड़ देता है। अब वो बाई चांस, वो साइकोलॉजिकल पेशेंट था, वो ऐसे साइकेट्रिक था, उसको पता ही नहीं है, वो डिप्रेशन की गोलियां खा रहा है, उसको साइकोसिस डिसऑर्डर है। तो वो नहीं, ऐसे अपवाद नहीं मान सकते, ऐसे कोई भी झगड़े वाला रहता है। और कोई? शेड्यूल खराब हो जाता है, नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है। चलो वेरी गुड। अच्छा, कौन सा प्रोफेशन अच्छा है आपके हिसाब से? चुप रहो एक मिनट, आज अपन निचोड़ निकाल। सबसे अच्छा प्रोफेशन कौन सा? टीचर वाला। आपके कोई रिलेटिव है टीचर? चुप रहो, आपके कोई रिलेटिव टीचर है? कोई नहीं है। अब जिसको ये लगता है कि टीचर वाला प्रोफेशन अच्छा है, आप में से जब जॉब लग जाएगा, पहले नहीं प्लीज, जॉब लगने के बाद टीचर से पूछना कि आपको क्या बनना अच्छा लगेगा, वो और आपको उसकी सैलरी स्लिप दिखाना अपनी प्लीज, और फिर अपने ड्यूटी शेड्यूल के बारे में बताना। वो बोलेगा काश मैं भी नर्सिंग ऑफिसर होता, ये टीचर बोलेगा। तो अपने प्रोफेशन से कोई खुश नहीं है। हर किसी को दूसरे की थाली में ज्यादा घी नजर आता है, लेकिन वो औस की बूंदे होती है, ऊपर ऊपर ही होता है, अंदर कुछ नहीं होता, वो प्लियम और विजम ही रहता है। इसीलिए सारे प्रोफेशन अच्छे हैं। मैं तो ये कहूंगा नर्सिंग से ज्यादा अच्छा प्रोफेशन कोई नहीं है। कब लगता है? चुप रहो, ज्ञान की बात दे रहा हूं तो सुन लो। आपकी जॉब लगने वाली हो, उसे 1-2 महीने जो नर्सिंग प्रोफेशन अच्छा लगेगा, उसका उतना अच्छा जिंदगी में कभी नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। नर्सिंग प्रोफेशन सबसे ज्यादा अच्छा लगता है जब लगभग तय है कि हमारी पढ़ाई हो चुकी है, अब फाइनल काम होना बाकी है, मतलब एंगेजमेंट और शादी के बीच वाला जो टाइम है, इसमें अच्छा लगेगा। इसमें नर्सिंग प्रोफेशन बीच वाला क्या मतलब, सिलेक्शन होने वाला है, पेपर दे दिया, बहुत अच्छा हो रहा है, सिलेक्शन होते हमारी जिंदगी बदल जाएगी, फिर बाद में लगभग। अब देखो सच में अच्छा लगता है पहले, लाइक हाँ अल्टीरियर सप्लाई। सुन लो, नर्वस सिस्टम पढ़ लिया ना? तो फिर क्या, देखो यहाँ से आर्टरी निकलती है, क्या नाम इसका? कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी की 2 ब्रांच कर देता हूँ, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। कहाँ आती है? फेस में। अरे एक्सटर्नल यही जाएगी, अरे ये कैरोटिड आर्टरी जा रही है, एक्सटर्नल कहाँ आ गई? ये फेस में। इंटरनल कहाँ जा रही है? इधर से भी इंटरनल कहाँ जा रही है? अंदर। एक्सटर्नल कहाँ जा रही है? फेस में। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है? ब्रेन में है, फेस में? ब्रेन में। इसका मतलब इंटरनल कैरोटिड की कोई एक ब्रांच है जो पिट्यूटरी को सप्लाई करेगी, यस और नो? तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की एक ब्रांच होती है, वो सप्लाई करेगी, और थोड़ी थोड़ी सप्लाई हाइपोथैलेमस से भी मिलती रहती है। कौन से सिस्टम के थ्रू? पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम, जिसको अपन लोग स्टार्ट बोलते हैं। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला। ब्रेन में जो सप्लाई होती है उसको बोलते हैं सर्कम ऑफ विलाई। सर्कम ऑफ विलाई। जैसे एक बहुत बड़ा कोई सेंटर पॉइंट है किसी मेट्रो सिटी का, कौन सी रोड कहां से आ रही है कुछ पता ही नहीं चलता, दिल्ली का राजीव चौक जैसे, ऐसे ब्रेन के अंदर बीचों बीच में सर्कम ऑफ विलाई होती है, बहुत सारी आर्टरियां मिल जाती है एक साथ वहां, होती है ना? इस एनाटॉमी का इक्वेशन आ सकता है, कौन सी सेरेब्रल सर्कम ऑफ विलाई का पार्ट नहीं है, कौन सी आर्टरी। अच्छे से नाम याद कर लेना, 9 के 9, इसमें 9 आर्टरी होती है। कितनी होती है? सर्कम ऑफ विलाई में 9 आर्टरी होती है। क्वेश्चन क्या बन सकता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कम ऑफ विलाई। ये पक्का सवाल आ सकता है कभी भी, अभी नहीं तो अगले पेपर में आ सकता है।
लिख लिया? अरे आगे बढ़ूं? बोल जाओ। अब सुनो, कल मैंने क्या बताया था? हम पढ़ेंगे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या पढ़ेंगे आप? एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं? एडेनो हाइपोफाइज। सही है? मैंने बोला इसमें कितने टाइप की सेल होती है? दो। कौन कौन सी? क्रोमोफोब, क्रोमोफिल। क्रोमोफोब का मतलब क्या है? जो सीक्रेशन नहीं छोड़ती, कोई उसकी ग्लैंड से सीक्रेशन नहीं निकलता, तो क्रोमोफोब को क्या बोल देंगे? नॉन सीक्रेटरी। तो कौन सी ग्लैंड होती है एंटीरियर पिट्यूटरी की सीक्रेटरी? क्रोमोफिल। कौन सी? याद हो गया? तो क्रोमोफोब के बारे में, फोब का मतलब भी फिर होता है, फिल का मतलब भी सीक्रेशन करने वाली, अफेक्शनेट। क्रोमोफिल। क्रोमोफिल सेल में दो टाइप की सेल होती है। कितनी? एक एसिडोफिल और एक बेसोफिल। एसिडोफिल दो टाइप के हार्मोन छोड़ती है। एक होता है सोमेटोट्रॉप। सोमेट का मतलब होता है ग्रोथ। सोमेट का मतलब क्या होता है? ऐसा हार्मोन जो ग्रोथ करवाए उसको बोलते हैं सोमेटोट्रॉप या ग्रोथ हार्मोन। ऐसा हार्मोन जो मिल्क प्रोड्यूस करे, लैक्टोट्रोप या प्रोलैक्टिन। क्वेश्चन क्या याद रखना? सुनो, लिखना नहीं है, सुनो। एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी में दो टाइप की सेल पाई जाती है, एक क्रोमोफोब, एक क्रोमोफिल। क्रोमोफोब नॉन सीक्रेटरी होती है, इसके आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। 50% नॉन क्रोमोफोब नॉन सीक्रेटरी और 50% सीक्रेटरी, इट इज क्रोमोफिल। अब हम पढ़ेंगे कौन सी? क्रोमोफिल। क्रोमोफिल में दो टाइप की छोटी छोटी सेल पाई जाती है सीक्रेशन के आधार पे, एक एसिडोफिल। ये कैसे पता किया? ये डाई से मेथिल इंक्लूड डाई होती है, उसकी स्टडी की तब पता चला। एक एसिडोफिल और एक बेसोफिल। एसिडोफिल में दो टाइप के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एक ग्रोथ हार्मोन और एक प्रोलैक्टिन। ग्रोथ हार्मोन हाइट बढ़ाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सोमेटोट्रोप। प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोड्यूस करता है, मिल्क सिंथेसिस करता है, मिल्क सीक्रेशन करता है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रोप का मतलब बढ़ाना, लैक्टो का मतलब होता है मिल्क। तो प्रोलैक्टिन और जीएच, क्या समझ में आया? आ गया? अब उधर बेसोफिल सेल तीन टाइप के हार्मोन सीक्रेट करती है। सारे हार्मोन का एस तो देखो, एक होता है थायरोट्रॉप, ऐसा हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करे। किसको स्टिमुलेट करे? उसको क्या बोलते हैं? टीएसएच। ऐसा हार्मोन जो किसको? एड्रिनल ग्लैंड नहीं बोलना, एड्रिनल ग्लैंड का बाहर वाला पार्ट। कौन सा? एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करे। इसका पूरा नाम है एड्रिनो, कॉर्टिको का मतलब भी कॉर्टेक्स है, कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। समझ आ गया? ऐसा हार्मोन जो गोनाड को स्टिमुलेट करे। गोनाड कौन होता है? मेल में गोनाड कौन है? टेस्टिस। फीमेल में कौन है? तो गोनेडोट्रॉप। ऐसा हार्मोन जो गोनाड्स को स्टिमुलेट करे, तो ऐसे हार्मोन दो होते हैं, एफएसएच, एलएच। तो ये कहां से सीक्रेट होते हैं तीनों? बेसोफिल सेल। किसकी? एंटीरियर पिट्यूटरी की, क्रोमोफिल सेल की। इतना समझ में आया? अब यहां पे मैं बाद में एक लाइन लिखूंगा जो आपका सब मामला सेट हो जाएगा। टीएसएच की फुल फॉर्म पता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफएसएच की फुल फॉर्म पता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच का मतलब पता है? वाह, वेरी गुड, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो थायराइड को स्टिमुलेट करे। अब मैं यहां से मैं हाइपोथैलेमस के जो 7 हार्मोन छुड़वाए हुए हैं आपके खाली जगह, वो इनको देख के बढ़ाऊंगा। इनमें से ये वो 7, मतलब इनका जो प्रिंसिपल है, ये टीचर इनका प्रिंसिपल है, जो 7 है वो आप बता सकते हो? 7 में 4 एक तरफ है, 3 एक तरफ है, 3 किधर है और 4 किधर है? कोई आइडिया लगा सकते हो? 4 किधर है? बेसोफिल में एक का एक ही होता है, बेसोफिल में एक का एक ही होता है, एसिडोफिल में एक का दो होता है। तो 4 इधर होंगे एसिडोफिल के हाइपोथैलेमस में, और 3 उधर होंगे। मैं समझाऊंगा, बस थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। देख लिया? अब मैं दो लाइनें बोल रहा हूं, लिखना नहीं है, बस सुनना एक बार। एसिडोफिल सेल हार्मोन, एसिडोफिल सेल हार्मोन कौन कौन से है? ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन। मतलब मन में सोचना है, एसिडोफिल सेल हार्मोन आर रेगुलेटेड बाय रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन ऑफ द हाइपोथैलेमस। क्या बोला मैंने? एसिडोफिल सेल्स हार्मोन आर रेगुलेटेड बाय रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन सेपरेटली। और मैं दूसरा बोलूं, बेसोफिल सेल्स हार्मोन आर रेगुलेटेड बाय रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटेड बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अभी नहीं समझ में आया? नहीं आया, रुको, आएगा। ये लिख लिया तो आएगा, ये लिख लिया।
अब सिर्फ 2 ही लाइनें लिखवाऊंगा, पहले उसको पूरा करना, उसको फिर समझा दूंगा। एसिडोफिल सेल इज रेगुलेटेड बाय रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस। एक लाइन ये लिखोगे। बेसोफिल सेल रेगुलेटेड बाय रिलीजिंग हार्मोन, रेगुलेट तो किससे होता है? रिलीजिंग से, लेकिन इनहिबिट नहीं किससे होता है? नेगेटिव फीडबैक से। अब बेसोफिल सेल का मतलब आपको 3 हार्मोन का नाम याद होना चाहिए, टीएसएच, एसीटीएच और एफएसएचएलएच। रेसिडोफिल का मतलब आपको जीएच और प्रोलैक्टिन। अब मैं प्रयोग द्वारा सिद्ध कर देता हूं, अभी उदाहरण सहित समझाइए। ये 2 लाइनें लिख दो, फिर इसको हम सिद्ध कर देते हैं। इस 2 लाइनों को सिद्ध करना है। जो 2 लाइनें लिखी आप पढ़ते थे मैथ में कि इतना और इतना इतना होता है, प्रयोग द्वारा सिद्ध करो, उदाहरण सहित समझाइए। लास्ट में लिखते थे इति सिद्धम। अब आपको कम से कम एसिडोफिल के हार्मोन याद होने चाहिए, बेसोफिल के तो मैं समझाने में मेरी आसानी रहेगी। याद है? ठीक है, बस ये लिख लिया सबने? क्या कर रहे हो? अच्छा, हिल नहीं रहा था क्या? अब सुनो स्टैच्यू, इधर ध्यान दो। अपन एक तरफ लिखते हैं एसिडोफिल सेल के हार्मोन, मैं एसिडोफिल सेल नहीं लिख रहा हूं, बस हार्मोन लिख रहा हूं। देखो इधर लिख दो एंटीरियर पिट्यूटरी, इधर लिख दो हाइपोथैलेमस, इधर लिख दो टारगेट ग्लैंड या टारगेट ऑर्गन, या ग्लैंड एक ही बात है, टारगेट ऑर्गन लिख देते, ऐसे लिख दो। एंटीरियर पिट्यूटरी से एसिडोफिल के 2 हार्मोन के नाम बताना। ग्रोथ हार्मोन और, वाह क्या टैलेंट है। एंटीरियर पिट्यूटरी के बेसोफिल के 3 हार्मोन के नाम बताना। ये बेसोफिल है। अब मैंने एक लाइन लिखवाई, एसोफिल एसिडोफिल सेल्स आर रेगुलेट। देखो एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट कौन करेगा, पहले ये बता दो कौन करेगा? इसका मतलब इसको रेगुलेट ये करेगा, ये किसी और को रेगुलेट करेगा। ये प्रिंसिपल, ये टीचर, मास्टर और ये स्टूडेंट। इतना समझ में आ रहा है? अब आपको सारे के सारे हार्मोन याद हो जाएंगे साथ, जो मैंने खाली जगह छोड़ रखी है साथ अपने आप भर जाएंगे, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। एसिडोफिल सेल का पहला हार्मोन कौन सा है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन मैंने अभी जो लिखा है लाइन पढ़ो आप, एसिडोफिल सेल इज रेगुलेटेड बाय एंड इनहिबिटरी हार्मोन। सुनो अब मैं बोलूं, 2 बातें बोलूं। ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने वाला हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन को कौन बढ़ाएगा? हाइपोथैलेमस। ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने वाले हार्मोन को बोलते हैं जीएच के साथ में आरएच जोड़ दो। क्या जोड़ दो? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ऐसा हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाए उसको क्या बोलते हैं? ऐसा हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन को कम करे उसके साथ आई और जोड़ दो। क्या लिखो? जीएच आर आई एच, आई एच नहीं बोलना, आर लगेगा, जीएच आर आई एच। समझ में आ गया? अब सुन लो, इसमें आर नहीं लगेगा, सिर्फ पीआईएच लगेगा। ऐसा हार्मोन जो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाए, मिल्क प्रोडक्टिन के लेवल को बढ़ाए, क्या बोल रहे हैं उसको? पीआरएच। क्या बोलेंगे? ऐसा हार्मोन जो प्रोडक्टिन के लेवल को कम करे, पीआईएच। पी मैंने लाइन क्या लिखी थी? आर आई एच, सिर्फ आईएच होगा। अब सुनो पहली लाइन क्या थी? एसिडोफिल सेल के हार्मोन रेगुलेटेड बाय रिलीजिंग हार्मोन, ये रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटेड बाय इनहिबिटरी हार्मोन। क्या बात सही है? सही है। अब बेसोफिल में मैंने क्या लिखा? इनहिबिशन वाला कोई हार्मोन नहीं होता, उसकी जगह क्या होता है? नेगेटिव फीडबैक इज इमोशन। कोई हार्मोन नहीं है, वो सिर्फ फीलिंग है। जैसे टीएसएच को रेगुलेट कौन करेगा? टीआरएच। सब आर लगा दो, सबके साथ में आर लगा दो। टीएसएच को रेगुलेट कौन करेगा? टीआर। इनहिबिट करना है तो कैसे करोगे? यही बढ़ेगा, यही कम होगा। यही अगर बढ़ाना है तो यही बढ़ेगा, कम करना है यही कम। इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। खुद ही मैं हूं, मैं तो कभी एक्साइटेड हो जाऊंगा, कभी डिप्रेस हो जाऊंगा, दैट इज नेगेटिव फीडबैक। अलग अलग नहीं, इसमें तो अलग अलग पर्सन है। ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाना है तो इस प्रिंसिपल को भेजेंगे, तुम जाओ। कम करना है इसको भेजेंगे, हाइपोथैलेमस इसको भेजेगा, ग्रोथ हार्मोन को कम कर। प्रोडक्टिन का लेवल बढ़ाना है इसको भेजेंगे, प्रोडक्टिन लेवल कम करना है इसको भेजेंगे। इसमें सेम पर्सन नहीं है, 2 डायरेक्टर है, इसमें एक ही है। बेसोफिल सेल नेगेटिव फीडबैक के ऊपर ज्यादा हार्मोन बढ़ रहा है, ये मैसेज चला जाएगा। कैसे जाएगा वो भी पढ़ लेंगे। एसीटीएच किसके ऊपर काम कर रहा था? एड्रिनल कॉर्टेक्स। इसका मतलब सीआरएच। सीआरएच की फुल फॉर्म क्या है? कॉर्टिकोटॉपिक। ऐसा हार्मोन जो एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा बाद में, रिलीजिंग हार्मोन, इसको बोलते हैं कॉर्टिकोटॉपिक हार्मोन। ऐसा हार्मोन जो कॉर्टिकोटॉपिक को स्टिमुलेट करे, सीआरएच। आईएच नहीं होता, एफएसएचएलएच का होता है जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब बताओ बेसोफिल सेल में आईएच क्यों नहीं है? क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक पे काम करता है। अब कैसे करेगा सुनना। अब मैंने 7 जगह छुड़वाई थी, मैं एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ हार्मोन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। ये हाइपोथैलेमस के साथ हार्मोन है, ये हाइपोथैलेमस के साथ हार्मोन है। पहले 4 लिखना, 4 के आगे ऐसे करके लिख देना, ये एसिडोफिल के ऊपर एक्ट करते हैं। पहले 4 नाम लिखना, कौन कौन से लिखोगे? 4 जीएचआरएच, जीएचआरआईएच, पीआरएच, पीआईएच। फिर आगे ऐसे करके लिखोगे, ये क्या किसके ऊपर काम करते हैं? एसिडोफिल सेल के ऊपर काम करते हैं। जैसे आप 4 नाम लिखोगे ऐसे, जीएचआरएच, जीएचआरआईएच, पीआरएच, पीआईएच, और ऐसे लिखोगे एक्ट ऑन एसिडोफिल सेल ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। फिर एक लाइन छोड़ दोगे, फिर लिखोगे आप टीआरएच, सीआरएच, जीएनआरएच, एक्ट ऑन बेसोफिल सेल ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या समझ में आई बात? 7 की 7 लाइनें जो छुड़वाई थी वो ऐसे भरोगे आप। ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन है 7। पीछे बैठ जाके समझ में आया ना आपको? अच्छे से समझ में आई बात?
तो हाइपोथैलेमस के टोटल 9 हार्मोन हो गए। दो कौन से और? एडीएच और ऑक्सीटोसिन। एडीएच और अब समझ में आ गया कि 4 एसिडोफिल पे काम करते हैं, 3 बेसोफिल पे और 2 पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे, 7 एंटीरियर पिट्यूटरी पे हो गए और 2 पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे हो गए। कोई डाउट है क्या अभी यहाँ पर? अभी रुको, अभी तो मैं और इसको मिटाना मत, ऐसे ही रखना। ये कर दो फ्री। अब तो रुको, अभी होगा कैसे नेगेटिव फीडबैक और रिलीजिंग इनहिबिटरी होगा कैसे, ये भी तो समझना है। अभी इधर आओ, इसका एक एग्जांपल लेता हूं। ग्रोथ हार्मोन किसके ऊपर करता है? देखो पूरा एक मैकेनिज्म समझते हैं। ग्रोथ हार्मोन किसके ऊपर काम करता है? बोन के ऊपर या स्केलेटल मसल्स के ऊपर। सुनना, क्या करता है? हाइट बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है जी? अगर बाई चांस हाइट ज्यादा बढ़ रही है, नॉर्मल बता रहा हूं, पहले हमारी बॉडी में नॉर्मल मैकेनिज्म चलता है, नॉर्मल फैल हो जाए तो डिजीज होती है, अपन पढ़ते हैं नॉर्मल। हाइट नॉर्मल से ज्यादा बढ़ रही है तो ये मैसेज जाएगा सीधा का सीधा हाइपोथैलेमस के पास। किसके पास जाएगा? इसको बोलेगा ग्रोथ से रिलेटेड तेरे पास कौन सा हार्मोन है? ये बोलेगा मेरे पास 2 है। तो यहाँ ग्रोथ ज्यादा हो रही है, ग्रोथ कम करने वाला कौन सा है? ये बोलेगा ये है, तो तू इसको भेज, ये कम हो जाएगा, हाइट हो जाएगी। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? है मतलब इसके पास हार्मोन है। अब इसका उल्टा बोल रहा हूँ, देखना इधर, टीएसएच किसके ऊपर काम करेगा? थायराइड ग्लैंड। टारगेट ऑर्गन कौन है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में कौन सा हार्मोन होता है? T3 T4। अब सुनना, इधर हाइट बढ़ी तब जीएचआर आईएच आया, हाइट बढ़ी तो कौन आया? आईएच। इसमें देखना T3 T4 बढ़ा, सेम कंडीशन ला रहा हूं, T3 T4 बढ़ा, हाइपोथैलेमस के पास मैसेज गया, सेम। किसके पास मैसेज गया? कि आपके पास में T3 T4 कम करने से रिलेटेड कौन सा हार्मोन है? उसने बोला मेरे पास तो TRH एक ही होता है, जब बढ़ाना होता है तो मैं TRH को ही बढ़ा देता हूं, कम करना होता है मैं TRH उसी को कम कर देता हूं। तो इसने बोला TRH कम कर, ये कम होगा, आईएच होता ही नहीं है, तो ये TRH कम हो जाएगा, ये कम होगा तो TSH कम हो जाएगा। तो जब भी T3 T4 बढ़ता है TSH कम होता है। समझे? अब देखो यहाँ आईएच नहीं है, इसीलिए इसका नाम देना क्या दे? नेगेटिव फीडबैक। कोई है नहीं, कोई है नहीं तो नाम क्या दे दिया? उल्टा फीडबैक। ये बढ़ा, उसको कम करना है, आईएच हार्मोन नहीं होता है, तो इसलिए उसका नाम क्या दे दिया? नेगेटिव फीडबैक। तो समझ में आया नेगेटिव फीडबैक का मतलब? तो इसमें तो रिलीजिंग और इनहिबिटरी इफेक्ट काम करता है। इसमें देखना प्रोलैक्टिन किसके ऊपर काम करता है? ब्रेस्ट के ऊपर। क्या करता है? मिल्क बनाता है, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है। 3 नाम याद रखना, मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क सिंथेसिस, मिल्क सीक्रेशन, एक ही बात है। ब्रेस्ट में मिल्क बनाता है, बहुत ज्यादा मिल्क बन गया, दूध पीने वाला कोई यानी बच्चे की डेथ हो गई तो मैसेज जाता है। ऐसा थोड़ी होता बच्चे की डेथ हो जाती तो भयंकर दूध आता ही जाता है, मां के नहीं आता, मैसेज जाता है कि भयंकर दूध बन रहा है, मिल्क बन रहा है ब्रेस्ट में, पीने वाला बच्चा नहीं है, माना कि या तो बच्चे की डेथ हो गई, कोई और रीजन है, तो मैसेज जाता है हाइपोथैलेमस के, मिल्क एक्स्ट्रा पड़ा है, आगे यूज नहीं हो रहा है, तो मैसेज जाता है हाइपोथैलेमस के पास कि आपके पास में, हाइपोथैलेमस से पूछा जाता है आपके पास में ब्रेस्ट मिल्क को कम करने वाला कौन सा हार्मोन है? ये बोलता है मेरे पास ये है, तो बढ़ा ना, इसको ये बढ़ाता है, ये प्रोलैक्टिन को कम कर देता है, प्रोलैक्टिन कम होगा, मिल्क बनेगा नहीं। समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं? इसके पास मतलब एसिडोफिल सेल में होते हैं कम करने वाले, इसमें होते हैं, इसलिए नाम पड़ गया नेगेटिव फीडबैक। क्या अभी भी समझ को डाउट है? अब सुनो एक बात और, अगर मैं कम करूं, माना कि ब्रेस्ट मिल्क बन नहीं रहा है, प्रोलैक्टिन का लेवल कम है, सुनना बन नहीं रहा है, तो मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस के पास कि मिल्क नहीं बन रहा है, आपके पास में मिल्क से रिलेटेड कौन सा हार्मोन है जो बनाने से रिलेटेड? तो ये बोलेगा मेरे पास पीआरएच है, तो ये स्टिमुलेट करेगा प्रोलैक्टिन को और प्रोलैक्टिन मिल्क बना देगा। आया समझ में? तो आप ये एसिडोफिल सेल है, इधर इधर उधर उधर बेसोफिल सेल है। ये अब देखो पूरी बात सुनना, ये थायराइड, देखो आपको ऐसे कैसे चार्ट बनाना है, पहले टीआरएच लिखना, टीएसएच लिखना, थायराइड ग्लैंड लिखना, फिर आप सीआरएच लिखना, एसीटीएच लिखना, और आपको यहां एड्रिनल कॉर्टेक्स लिखना है। क्या लिखना है? एफएसएच में ओवेरी और टेस्टिस लिखना है। याद रखना कहां काम कर रहा है, ये मैकेनिज्म पूरा याद पता होना चाहिए कि एफएसएच कहां काम कर रहा है, ओवेरी एंड टेस्टिस, एसीटीएच कहां काम कर रहा है, एड्रिनल कॉर्टेक्स नॉट मेडुला, टीएसएच कहां काम कर रहा है, थायराइड ग्लैंड, प्रोलैक्टिन का काम कर रहा है ब्रेस्ट, जीएच का काम कर रहा है बोन एंड स्केलेटल मसल्स। ये हार्मोन किसके हैं? हाइपोथैलेमस के। ये किसके हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी के। आया समझ में मैकेनिज्म? अब हम पढ़ेंगे क्या, ये बताओ, सुनो, अब लिखने से पहले सुन लो, अब हम पढ़ेंगे ये एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन कैसे काम करते हैं। हालांकि आपको शॉर्ट में सारा समझ में आ गया है, बट हम ये पढ़ेंगे, और ये आपको देखना, मैं लिखूंगा उससे पहले सब याद रहता है इसके बारे में क्या लिखोगे, आपको पता हो जाएगा। जो मैं ग्रोथ हार्मोन का नाम लिखूंगा, मैं 4 चीजें लिखूंगा, कौन इसको स्टिमुलेट करता है, कौन इसको सप्रेस करता है और कहां पर रिएक्ट करता है, खत्म। फिर मैं प्रोलैक्टिन पढ़ूंगा, उसमें भी ये लिखूंगा, कौन इसको स्टिमुलेट करता है, कौन इसको सप्रेस करता है, कहां ये काम करता है। तो आपको सारा पहले से तय है, ये इमेज याद होगी, आपको सारे के सारे हार्मोन याद होंगे। ये चार्ट आया समझ में? किसी ने जगह नहीं रखी होगी तो बेटर ना। टीओ का मतलब टारगेट ऑर्गन बोल दो या टारगेट ग्लैंड बोल दो, एक ही बात है। मतलब ये किसके ऊपर काम करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी, जीएच कहां काम करता है, प्रोलैक्टिन कहां काम करता है, टीएसएच कहां काम करता है, एसीटीएच कहां काम करता है, एफएसएच कहां काम करता है। सबका अपने अपने डिपार्टमेंट बांटे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि टीएसएच जाके एड्रिनल को स्टिमुलेट कर देगा, प्रोलैक्टिन जाके ओवरी को स्टिमुलेट कर देगा, ऐसा नहीं होगा। अपने अपने डिपार्टमेंट है कि तू उसको स्टिमुलेट करेगा, तू उसको करेगा, तू उसको करेगा, ऐसे अपने अपने डिपार्टमेंट है सबके। यहां पर कोई डाउट है तो अभी भी बता सकते हो, ये अगर समझ में नहीं आया तो 5 हार्मोन आगे समझ में नहीं आएंगे, सिंपल है एकदम। ये हार्मोन पूरे होते ही अपने डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाएंगे। पांच हार्मोन पढ़ूंगा मैं, जीएच, प्रोलैक्टिन, टीएसएच, एसीटीएच, एफएसएचएलएच। अब आप हेडिंग लगाओगे एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन और नंबर 1 पे लिखो जीएच। है बोन एंड स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी होती है अनवॉलंटरी?
स्ट्रेट होती है अनस्ट्रेट। मसल्स के तीन फीचर्स होते हैं, तीन टाइप की मसल्स होती है हमारी बॉडी में। कितने टाइप की मसल्स होती है? अरे कितने टाइप की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग चेक करने वाली स्केल का नाम क्या है? वेरी गुड, जय माता दी, बहुत बढ़िया। मसल की स्ट्रेंथनिंग चेक करना स्कोरिंग होता है 0 से लेकर 5 तक। 5/0, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5। 5/5 का मतलब प्रॉपर स्ट्रांग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बराबर है, मसल एकदम स्ट्रांग है। स्कोर का स्केल का नाम क्या है? ऑप्शन दूंगा तो आंसर हो जाएगा। है कौन सी स्केल? लोएड स्केल। वेरी गुड। क्यों याद नहीं रखा बेटा? तो फिर बोलना है ना लोएड स्केल, मिटा दो। लोएड, LOVED। इतना पढ़ना पड़ता है लोएड स्केल। लोएड स्केल की मार्किंग मैं नहीं बताऊंगा, साउंडर्स में लिखा हुआ है, पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। ये सवाल आता है 9 से, फिर 3 9 से आ रहा है कि एकदम कोई मूवमेंट नहीं है मसल्स में, आगे से करा नीचे गिर गया 0 नंबर, थोड़ा सा उठा एक नंबर ही है, थोड़ा सा ऊपर उठा 1 नंबर, अगेन द ग्रेविटी 2 नंबर, उसके साथ में रेजिस्टेंट 3 नंबर, ऐसे करके 5 तक स्कोरिंग है। और सॉन्डर्स के कौन से टॉपिक में ये भी बता दूं, फंडामेंटल का टॉपिक है एड टू असेसमेंट। फंडामेंटल सॉन्डर्स के अंदर बुक है ना, सॉन्डर्स बुक एंड उसमें फिजिकल एग्जामिनेशन वाला टॉपिक है फंडामेंटल में, 16 या 17 नंबर टॉपिक चैप्टर है, उसके अंदर पूरा दे रखा है हेड टू एग्जामिनेशंस। उसके अंदर स्केलेटल असेसमेंट में दे रखा है कि कैसे किसी मरीज की मसल स्टोन को चेक किया जाता है, एक टेबल बनाई हुई है। आगे बढ़े बढ़े आगे। मैं मसल्स के बारे में बोल रहा था। मसल्स में 3 टाइप से मसल्स को डिवाइड करूं। एक होती है स्केलेटल मसल्स। कौन सी मसल्स? एक होती है हमारी हार्ट मसल्स, कार्डियक मसल्स, और एक होती है स्मूथ मसल्स। कौन सी मसल्स? अब सुनो, स्केलेटल का मतलब है मर्जी आए तो मैं हाथ उठाऊं, मर्जी आए तो नहीं उठाऊं, इसका मतलब हमारे कंट्रोल में है। और सीधी होती है स्ट्रेट एंड वॉलेंट्री, स्ट्रेट और वॉलेंट्री, सीधा उल्टा याद, क्लियर कट, क्या याद रखना है? स्ट्रेट होती है और इसका जस्ट उल्टा होता है स्मूथ। जस्ट उल्टा करो, जस्ट एकदम पूरा का पूरा उल्टा छाप दो। क्या लगोगे? स्ट्रेट का तो अनस्ट्रेट कर दो, वॉलेंट्री का अनवॉलेंट्री का जस्ट उल्टा कर दो। इसका जस्ट उल्टा क्या कर दो? स्मूथ मसल हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हम चाहते हैं जीआईटी की इनर लेयर, हम चाहने पे रुक जाएं, हम चाहने पे आगे बढ़े, हम चाहने पे ऐसे नहीं होता। जैसे इंटरनल एनल रिसेप्टर हमारे कंट्रोल में नहीं होता, नहीं होता कंट्रोल में, तो वो स्मूथ मसल्स का पार्ट है। स्मूथ मसल्स हम चाहते हैं गैस्ट्रो, जिसको जीईआरटी होता है, हम चाहते हैं अंदर वाला रिसेप्टर, हम चाहते हैं टाइट हो जा। जीआरटी नहीं होता है क्या टाइट? नहीं होता। स्मूथ मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती, इसलिए उसको बोलते हैं अनवॉलेंट्री एंड अनस्ट्रेट। लेकिन दिल का मामला है जरा संभाल के, कार्डियक मसल्स ये आती है दोनों का, 50% लगन कंट्रोल वाला है, 50% बिना कंट्रोल वाला है। इसलिए बोलते हैं कि दिल टूटने के बाद इंसान जिंदा रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, डिपेंड करता है कि दिल तोड़ा किसने। ऐसा कुछ नहीं है, बस याद करने का है। कार्डियक मसल एक फीचर उनमें से लाओ, एक फीचर में से। अब कुछ लोग फंस जाते हैं, सर कौन सा फीचर उनमें से लाए? तो आप चाहकर हट, रोके बताओ, आप चाह रहे हो रुक जा, रोकेगा? रोकेगा क्या? इसका मतलब ये वॉलंटरी है, अनवॉलंटरी? तो दूसरा फीचर स्केलेटल का ले आओ, भाई सिंपल है, एक इसका ले आओ, एक इसका ले आओ। अब हार्ट कार्डियक हम चाहकर रोक नहीं सकते, इसका मतलब ये तो कंफर्म अनवॉलंटरी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो दूसरा फीचर कौन सा है? स्ट्रेट। इसका एक और फीचर होता है, एकमात्र बॉडी की मसल्स जिसमें रिदमिसिटी और ऑटोमेटिसिटी पाई जाती है, उस मसल्स का नाम क्या है? कार्डियक मसल्स। ये पूरी जिंदगी एक जैसे धड़कती रहती है। स्मूथ मसल्स भी मन मर्जी से अपने कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मर्जी आए तो बीच में रुक जाती है, चल जाती है। लेकिन जिस दिन कार्डियक मसल रुक गई, फिर बाकी वाले कुछ नहीं है, टन गोपाल है, कुछ नहीं होता। तो ऐसी कौन सी मसल है जिसमें रिदमिसिटी और ऑटोमेटिसिटी पाई जाती है? ओनली मसल्स। आया समझ? तीनों मसल के बारे में पता चला कुछ? ठीक है, आ सकता है सवाल, एक्सेप्ट में करके घुमा फिरा के कैसे भी आए, और घर जाके मसल स्ट्रेंथनिंग की स्केल देख लेना। अब हम चलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन की तरफ। एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन की तरफ चलते चले। पहला नंबर ग्रोथ हार्मोन। मैं एक भी बात नहीं लिखूंगा, सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई है, लिखवाना स्टार्ट करूं? अब देखना, आप खुद सोचोगे हाँ जो इमेज में बताया सर ने वही है, एज इट इज। मिटा दूं ये? अब देखना, पहला हार्मोन, जब एंटीरियर पिट्यूटरी पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन ही पढ़ना पड़ता है। जैसे क्वेश्चन आता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी का मोस्ट एब्यूंडेंट हार्मोन कौन सा है, मतलब जब भी आप पिट्यूटरी पढ़ोगे आपके मन में सबसे पहला हार्मोन ग्रोथ हार्मोन ही आएगा, क्योंकि पिट्यूटरी का मतलब ग्रोथ से रिलेशन है सबसे ज्यादा। तो मैं बोल दूं ग्रोथ हार्मोन बोलूं, और प्रोलैक्टिन हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी नाम लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो कोई जरूरी नहीं है। ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, टीएसएच, एसीटीएच, गोनेडोट्रोपिन, एमएसएच भी एंटीरियर पिट्यूटरी से मानते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट ज्यादा वर्क नहीं करती तो इससे मानते हैं। तो ये हो गए 6 हार्मोन। और लिखना चाहो तो नाम वापस लिख लो, अभी जो मैंने लिखवाई ना लिस्ट, वही है जो भी मैंने लिस्ट बनवाई थी आपको। पहले ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन था, दोनों एसिडोफिल, फिर बेसोफिल, और ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो हमारी स्किन के कलर के लिए रिस्पांसिबल होता है। किसके लिए? एमएसएच कौन से हार्मोन को सीक्रेट करता है? मेलानिन। मेलाटोनिन नहीं है, मेलानिन है। मेलानिन का मतलब ये होता है धूप में निकला न करो रूप की रानी, कहीं गोरा रंग काला ना जाए, ऐसा बोलते हैं। जिसकी बॉडी में मेलानिन ज्यादा होता है वो पर्सन फेयर कम होता है, क्योंकि मेलानिन स्किन का कलर डार्क करता है। और जो कोई भी पर्सन, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अपने आप को ढक के रखते हैं, कवर करके रखते हैं, तो मेलानिन सूरज की रोशनी से एक्टिवेट होता है, तो मेलानिन एक्टिवेट नहीं होगा तो उसका कलर गोरा रहता है। तुम भी ढक के रखा करो, है? सच में मेलानिन तो होता और क्या है? नंबर 1 बैटिंग लगाओ ग्रोथ हार्मोन। नहीं ये एक्स्ट्रा है, ना बेसोफिल ना एसिडोफिल,
एक्स्ट्रा है, इंटरमीडिएट के पास वाला पार्ट होता है, इंटरमीडिएट ज्यादा फंक्शनिंग नहीं है तो हम फिर उसको एंटीरियर पिट्यूटरी मान लेते हैं ना, एसिडोफिल है ना बेसोफिल। अब नंबर 1 पे हेडिंग लगाओ, कौन सा हार्मोन, कौन सा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, कौन सा, लिख दो, लिख लिया, वेरी गुड। नो सर क्या लिस्ट बनाई हुई है पहले, आगे बढ़े, बोलो यस। अब है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन को हम सोमेटोट्रॉप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये मैं लिखवा चुका हूं, ऐसा हार्मोन जो ग्रोथ को बढ़ाए वो सोमेटोट्रॉप, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, एक ही बात है। अब देखो इसमें जो जो लाइनें लिखी हुई है पहले अच्छे से सुनना, अच्छे से देखना, फिर लिखना, पूरा ग्रोथ हार्मोन पूरा पढ़ना। देखो क्या लिखा है, मोस्ट एब्यूंटेंट हार्मोन सिंथेसिस बाय एंटीरियर पिट्यूटरी एसिडोफिलिक सेल। क्या इसमें किसी को कोई डाउट, एंटीरियर पिट्यूटरी की एसिडोफिल से सीक्रेट होने वाला मोस्ट प्रचुर, एब्यूंडेंट का मतलब सबसे ज्यादा, क्या इसमें कोई डाउट। अब नेक्स्ट सुनोगे आप, ये मोस्टली काम करता है बोन और स्केलेटल मसल्स के ऊपर, अभी तक कोई डाउट। देखो मैंने क्या लिखा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी की एसिडोफिल सेल से सीक्रेट होता है और बोन और स्केलेटल मसल्स के ऊपर काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखना, सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज स्टिमुलेटेड बाय, क्या लिखा है, सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज स्टिमुलेटेड बाय जीएचआरएच फ्रॉम, तो क्या पता था, ग्रोथ हार्मोन का स्टिमुलेशन किससे होता है, हाइपोथैलेमस, कौन से हार्मोन से, जीएचआरएच। सप्रेशन ऑफ द ग्रोथ, सप्रेशन या इनहिबिशन एक ही बात है, बाय जीएचआरआईएच, क्या बोलते हैं इसको, और कौन सी जगह से निकलता है, हाइपोथैलेमस। इसका दूसरा नाम क्या है, ये याद रखना है, जीएचआरआईएच का दूसरा नाम है सोमेटोस्टेटिन। क्या है, ऐसा हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन को रोके वो है सोमेटोस्टेटिन, ऐसा हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाए वो होता है जीएचआरएच, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, इसको बोलते हैं सोमेटोस्टेटिन। ये हार्मोन हाइपोथैलेमस के साथ साथ पेनक्रियाज से भी रिलीज होता है। जब आपने पेनक्रियाज पढ़ा था जीआईटी में तब आपको पढ़ाया होगा सर ने कि सोमेटोस्टेटिन इज आल्सो सीक्रेटेड बाय पेनक्रियाटिक सेल, पेनक्रियाटिक सेल से भी सीक्रेट होता है। पहले नंबर पे हाइपोथैलेमस याद रखना है, हाइपोथैलेमस ऑप्शन में नहीं हो तो पेनक्रियाज। तो इन दोनों पॉइंट में किसी को कोई डाउट, क्या याद रखना, ग्रोथ हार्मोन आल्सो नोन एज सोमेटोट्रॉप, किसके ऊपर एक्ट करना, बोन स्केलेटल मसल्स, एंटीरियर पिट्यूटरी का मोस्ट कॉमन हार्मोन, रिलीजिंग बाय जीएचआरएच, सप्रेशन बाय जीएचआरआईएच, दोनों हाइपोथैलेमस। ये पूरा का पूरा ये देखो इतना ही है। मैं क्या बोल रहा हूं, जो मैंने वो चार्ट बनवाया था ना वो पूरा का पूरा वर्ड्स में इंप्लीमेंट करेंगे बस। जब हम हाइपर पिट्यूटरिज्म पढ़ेंगे ना, हाइपर पिट्यूटरिज्म का मतलब क्या है, पिट्यूटरी के हार्मोन ज्यादा हो गए तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, सोमेटोट्रोपिक या सोमेटोस्टेटिन। भाई ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाए तो उसको क्या करना पड़ता है, कम, तो कम कौन करता है, जीएचआरएच या जीएचआरआईएच। तो याद रखना ये हाइपर पिट्यूटरिज्म हम सोमेटोस्टेटिन देंगे, ये थोड़ा कॉमन सेंस है। क्यों देंगे, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन को कम करवाना है। तो सोमेटोस्टेटिन की एक ड्रग आती है, नाम अभी मैं नाम लूंगा तो याद आ जाएगा, ऑक्ट्रोइटाइड, किसी नाम सुना है, ऑक्ट्रोइटाइड, वो वही है, सोमेटोस्टेटिन एनालॉग है वो, जो ग्रोथ हार्मोन को क्या करती है, कम करती है। वो हम पढ़ेंगे हाइपर पिट्यूटरिज्म में, वो तो याद रखनी पड़ती है पेपर के लिए कि ऑक्ट्रोइटाइड किस में यूज होती है, हाइपर पिट्यूटरिज्म में या हाइपो में। लिख लिया, इतना लिख लिया क्या। अब ये हाइट बढ़ाता कैसे, इसके बारे में मैं शॉर्ट में बता देता हूं, एकदम सिंपल स्वीट, ये हाइट कैसे बढ़ाता है। मैडम आगे बढ़ो, बोलो, एक सवाल पूछो सर प्लीज, प्रीवियस स्लाइड, कौन सी स्लाइड, ओह सॉरी, एक सवाल पूछ लूं, पूछ लूं क्या, ठीक है, आप कहो तो पूछ लो, नहीं तो तुम ये लिखोगे तो पूछूंगा। सबने लिख लिया उधर वो सर्किल, ये पहले स्लाइड दिखा के पूछता हूं, ये स्लाइड पढ़िए थोड़ी। अगर किसी पर्सन की बॉडी में जीएच ज्यादा हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा, हाइपर। अगर किसी पर्सन को जीएच ज्यादा है मतलब हाइपर पिट्यूटरिज्म है तो उसको हाइपो होगा, हाइपर। ये स्लाइड देख के हाइपो बोल रहे वालों, तुम्हारा दिमाग की अकल ठिकाने पे नहीं है, तुम्हारी पिट्यूटरी पटेला में है ऐसा लग रहा है। क्या लिखा है इसमें पढ़ना, अच्छा एक बात बताओ, जो लोग 15, 17, 18, 19 साल में ज्यादा जिम जाते हैं वो दूसरे लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा मस्कुलर वेट होता है, उसका हाइट भी उसके कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ 18 के 19 के बाद में हाइट नहीं बढ़ती, हालांकि सिर्फ हॉरिजॉन्टल ग्रोथ बढ़ती है, लेकिन अगर पहले जिम ज्वाइन कर ले तो उसकी हाइट में भी 2-4 सेंटीमीटर का फर्क हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि तब तक एपिफिजियल प्लेट क्लोज नहीं होती है, तो फर्क पड़ सकता है, स्ट्रेंथनिंग आ सकती है। अब इसमें क्या लिखा है, सीक्रेशन हार्मोन इज इन ग्रेटर एट